नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली बात, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये एक्ट है जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हिंदी में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 कहते हैं। पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब जो ये एक्ट बना था ये पूरे भारत पर लागू होगा, तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे ये लागू ना हो। तो 1881 से जब से इसका इनैक्टमेंट हुआ उस दिन से ये पूरे भारत पर लागू है। कब ये इनैक्ट हुआ, वो 9 दिसंबर 1881 में इनैक्ट हुआ था। और कब लागू हुआ, केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882, यानी कि 1 मार्च 1882 से ये आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू हो चुका है और पूरे देश पर लागू है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना, कब लागू हुआ। तो 1881 में बना और 1882 यानी कि 1 मार्च को ये लागू हो गया था पूरे देश पर। दोस्तों, अगर इसको हम लोग समझना चाहें, इसके मीनिंग को, इसके अर्थ को समझना चाहें, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है निगोशिएबल और दूसरा वर्ड है इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल का मतलब होता है कि जो चीज ट्रांसफर की जाए, जो एक व्यक्ति दूसरे को ट्रांसफर कर सके, अंतरण कर सके। तो निगोशिएबल मतलब ऐसा कोई भी जो है वस्तु है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम लोग निगोशिएबल कहते हैं। तो निगोशिएबल का अर्थ हो गया ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का अर्थ हो गया रिटेन डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सके, उसी को हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब जरा एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई चेक है और एक आदमी है जो चेक अपने बैंक के खाते का एक चेक जो है किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है। तो वो जो चेक है वो लिख कर देगा, रिटेन होगा, उस पे डेट होगी, उस पे अमाउंट होगा, तो वो दूसरे व्यक्ति को देगा। तो वो क्या हो गया, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। और ट्रांसफरेबल है, यानी कि जो मनी उस पर लिखी गई है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को देने के लिए वादा किया गया है या दिया जा रहा है। तो ट्रांसफरेबल हो गया ना, अमाउंट का ट्रांसफर हुआ और किस पर हुआ, रिटेन डॉक्यूमेंट पे। तो इसी को हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रपत्र जो लिखित हो और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, उसे हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत लाते हैं। दोस्तों, हम लोग इसेंशियल फीचर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन में ये समझना कि क्या इसेंशियल फीचर्स हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या इसेंशियल फीचर हैं। तो सबसे पहला इसेंशियल फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब अंतरण हो सके, ऐसा कोई सामान हो, ऐसा कोई वस्तु हो जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। तो ट्रांसफरेबिलिटी सबसे बड़ी चीज है। अब ट्रांसफरेबिलिटी आपको बताया कि रिटन डॉक्यूमेंट का होना है, वो बाय इंडोर्समेंट हो सकता है या बाय डिलीवरी हो सकती है। तो 2 चीजें यहां पे दी गई हैं, ऊपर देखिए, बाय इंडोर्समेंट या बाय डिलीवरी। अब इंडोर्समेंट में क्या है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है और वो किसी को चेक देता है, उस पर अमाउंट कर दिया, अमाउंट लिख दिया, डेट लिख दिया, साइन कर दिया और पीछे जिसको वो दे रहा है उसका नाम, उसके बैंक खाते का नाम दे रहा है। तो नाम लिखकर उसके पीछे अगर दे रहा है तो इसको कहते हैं इंडोर्स कर देना, कि मतलब वो चेक केवल और केवल वही व्यक्ति जो है उसको भजा सकता है। द नेम इज रिटेन ऑन द बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं बाय इंडोर्समेंट। तो किसी भी रिटेन डॉक्यूमेंट को अगर बाय इंडोर्स दिया जा रहा है तो उसको उसके पीछे उसका नाम लिखा होना चाहिए, वो स्पेसिफिक पर्सन ही उसको जो है कर सकता है। दूसरा है बाय डिलीवरी। अब बाय डिलीवरी में क्या है, द नेम इज नॉट रिटन। आपने एक चेक लिया, आप किसी को चेक देना चाहते हो, आपने अमाउंट भर दिया, साइन कर दिया और उसको दे दिया कि भाई ले जाओ, ये एक बियरर चेक है। तो डिलीवरी एक बियरर चेक होता है, उस पर जो भी पर्सन चाहे अपना नाम भर के ये अमाउंट निकाल सकता है। ठीक है, तो 2 मोड हो गए, ट्रांसफरेबिलिटी की 2 मोड हो गए, बाय इंडोर्समेंट या बाय डिलीवरी।
दोस्तों इसेंशियल फीचर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इंडिपेंडेंट टाइटल। इंडिपेंडेंट टाइटल का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी कोई चीजें ट्रांसफर हो रही हो तो मिनिमम दो पार्टी तो होगी, दो पार्टीज होनी जरूरी है। तो एक को हम लोग कहते हैं ट्रांसफेरर और दूसरे को कहते हैं ट्रांसफेरी। ट्रांसफेरर कौन होता है? जो चेक दे रहा होता है, और जो चेक ले रहा होता है वो ट्रांसफेरी है। यानी कि कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन लिख कर दे रहा है वो ट्रांसफेरर हो गया, और जो प्राप्त कर रहा है वो ट्रांसफेरी हो गया। दूसरी चीज क्या है कि एक ट्रांसफेरर मे बी ए डिफेक्टिव टाइटल। ट्रांसफेरर डिफेक्टिव टाइटल हो सकता है। हमने मान लीजिए कि आपसे कुछ सामान लिया या कोई भी चीज ऐसे हमारे बीच में और एक दूसरे पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में मैं उसको एक चेक देता हूं, तो मैं ट्रांसफेरर हो गया। मेरी टाइटल डिफेक्टिव हो सकता है कि मैंने गुड फेथ में भी दिया हो, मैं सही भी हूं, लेकिन मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं डिफेक्टिव हो सकता हूं। मैंने कुछ उसको ऐसा चेक दे दिया जहां मैं बैंक खाता बंद कर चुका हूं, मैंने उसे ऐसा चेक दे दिया जिसमें मैंने गलत साइन कर दिया है, मैंने ऐसा चेक दे दिया इस अमाउंट का चेक दे दिया जो अमाउंट हमारे बैंक में है ही नहीं, दे दिया। तो मैं डिफेक्टिव हो सकता हूं। कौन डिफेक्टिव हो सकता है? ट्रांसफेरर डिफेक्टिव हो सकता है। दूसरी बात है ट्रांसफेरी। इफेक्टिव टाइटल एज अ ट्रांसफेरी हैज नो नॉलेज ऑफ फ्रॉड। अब जिसको प्राप्त हो रहा है, जिसको जिसको आप चेक दे रहे हैं, जो चेक ले रहा है, उसको क्या पता फ्रॉड के बारे में कि देने वाले ने कोई फ्रॉड किया है या नहीं किया है, देने वाला सही है या गलत है, उसको नहीं पता। वो तो चेक ले लिया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसके एवज में उसने चेक ले लिया। अब जब तक उसको लगाएगा नहीं, जब वो बैंक में जाएगा, उससे वो अमाउंट लेना चाहेगा, तब उसे पता चलेगा कि ये सही था या गलत था। अगर बैंक ने उसे पैसा दे दिया तो सही है, नहीं दिया, बैंक ने कह दिया कि नहीं इस पे तो साइन गलत है, नहीं ये तो अमाउंट बैंक में है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि जो ट्रांसफरी है वो डिफेक्टिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा उस फ्रॉड का भुक्तभोगी हो सकता है। ठीक है, जो फ्रॉड एक ट्रांसफरर करता है। तो इफेक्टिव टाइटल, इसको इसीलिए एक ट्रांसफरी को हम लोग इफेक्टिव टाइटल कहते हैं, जबकि ट्रांसफरर को डिफेक्टिव टाइटल कह सकते हैं, मे बी। ठीक है, तो इफेक्टिव टाइटल हैज एज ट्रांसफरी हैज नो नॉलेज ऑफ फ्रॉड। ट्रांसफरी के पास कोई फ्रॉड की नॉलेज नहीं है। दो फीचर के बाद तीसरा फीचर है सर्टेनिटी अबाउट अमाउंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं कि आपको चेक मिल गया और उस पर कोई अमाउंट ही नहीं लिखा है। तो अमाउंट की सर्टेनिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उस पर अमाउंट लिखा होना चाहिए कि किस अमाउंट के लिए, 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 10,000 के लिए, 2,000 के लिए, 10 करोड़ के लिए, कितने के लिए जो है वो आपका जो कागजात हैं, जो चेक है वो दिया गया है, तो उस पे अमाउंट निश्चित रूप से लिखा होना चाहिए। ये भी इसेंशियल फीचर है। चौथा है होल्डर हैव राइट टू सू। अब जो चेक ले रहा है, जो उस लिखित डॉक्यूमेंट को ले रहा है, लिखित प्रपत्र को ले रहा है, उसके पास राइट होता है कि जब भी उसके साथ फ्रॉड होगा तो वो एक केस सूट कर सकता है ट्रांसफरर के ऊपर। पांचवा पॉइंट ये कहता है इट शुड बी इन राइटिंग। अब ऐसा नहीं कि हमने कहा दिया कि ठीक है तुमको मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तुम जाओ बैंक जाओ, मैं फोन कर देता हूं, बैंक का मैनेजर तुमको दे देगा। बैंक का मैनेजर ऐसे नहीं देगा। ठीक है, तो आप जब चेक को लिख कर देंगे उसी को होगा कि वो राइटिंग में हो गया ना, तो राइटिंग में होना चाहिए। छठा पॉइंट ये कहता है इट शुड क्रिएट अ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव मनी एंड करेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे मनी। अब यहां पर राइट किसका बन रहा है? ट्रांसफेरी का। ट्रांसफेरी के पास ये अधिकार आ रहा है कि जो अमाउंट उस प्रपत्र में लिखा हुआ है, उस पत्र में लिखा हुआ है, उस जो आपका चेक है, उस चेक में जो अमाउंट लिखा गया है उसको लेने का अधिकार अब मुझे प्राप्त हो गया, क्योंकि जो ट्रांसफेरर था उसने अमाउंट लिखकर साइन कर कर पीछे मेरा नाम लिखा है, तो मैं उसके लिए क्या हो गया? राइट मेरे पास बन गया। किसके पास? ट्रांसफेरी के पास। और लाइबिलिटी किसकी बनी? ट्रांसफेरर की। अब चेक देने के बाद लाइबिलिटी किसकी है? ट्रांसफेरर की। उसको अपनी लाइबिलिटी पूरी करनी है। वो अमाउंट जितना उसने लिखा है वो अमाउंट बैंक में होना चाहिए।
वो जो साइन उसने किया है वो साइन मैच होना चाहिए उसके बैंक के साइन के साथ। ये दोनों लाइबिलिटी उस जो है ट्रांसफरर की है। कोई फ्रॉड ना करे ये लाइबिलिटी उस ट्रांसफरर की है। तो ये 6 इसेंशियल फीचर्स थे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जिसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। दोस्तों, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में टोटल 17 चैप्टर्स हैं और 148 सेक्शन है, यानी कि 148 नंबर ऑफ सेक्शंस और 17 चैप्टर्स से ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ है। पूरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करूंगा, क्या सेक्शंस हैं वो हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या सेक्शंस हैं उन चैप्टर के अंदर। तो 148 में किस तरह से डिवीजन हुआ है सेक्शंस का और किस चैप्टर के अंदर कौन से सेक्शंस डाले गए हैं उसको देखते हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम लोग प्रिलिमिनरी नाम देते हैं, जो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक डील करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें सबसे बाईं तरफ आपको चैप्टर दिख रहा होगा, बीच में नेम दिख रहा है कि उस चैप्टर का नाम क्या है, और सबसे दाहिनी ओर आपको सेक्शंस दिख रहे हैं। सेक्शंस का एक रेंज दिया हुआ है, जैसे कि 1 से 3, 1 से 3 सेक्शंस जो है चैप्टर नंबर 1 में आते हैं। दूसरा है चैप्टर नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। तो ये नोट्स, बिल्स और चेक्स के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 2। वो बताता है क्या नोट्स होते हैं, क्या बिल्स होते हैं, किस तरह के चेक होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 2। और यहाँ पर सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 25 तक के बारे में बात किया गया है। चैप्टर 3 बात करता है पार्टीज के बारे में, कि वो पार्टीज क्या होंगी, कौन सी पार्टीज होंगी। जहाँ पे एनआई एक्ट चल रहा है तो उसके अंतर्गत पार्टीज को डिफाइन किया गया है। और 26 सेक्शन नंबर 26 से लेकर सेक्शन 45A तक इस चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 आपका निगोशिएशन के बारे में बात करता है, निगोशिएशन को डिफाइन करता है। तो चैप्टर नंबर 4 में निगोशिएशन है और सेक्शन 46 से लेकर 60 तक निगोशिएशन में आता है। चैप्टर नंबर 5, दोस्तों चैप्टर नंबर 5 बात करता है प्रेजेंटमेंट के बारे में, जो सेक्शन 61 से लेकर 77 तक डील करता है। सेक्शन 61 से लेकर 77 तक प्रेजेंटमेंट के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 6 है पेमेंट एंड इंटरेस्ट। तो पेमेंट और इंटरेस्ट के बारे में हमारा जो निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो बात करता है चैप्टर नंबर 6 में, और यहाँ सेक्शन 78 से लेकर 81 तक इसके अंदर आता है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 बात करता है डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा कि हम लोग बात करते हैं बिल्स की, चेक्स की, तो उनसे कैसे उन लायबिलिटीज से डिस्चार्ज हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में बात किया गया है। और सेक्शन 82 से लेकर 90 तक चैप्टर नंबर 7 में इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 8 बात करता है नोटिस ऑफ डिसऑनर, मतलब डिसऑनर होने के कंडीशन में क्या नोटिस जाएगी, वो आपकी सेक्शन 91 से लेकर 98 इसको डील करता है। चैप्टर नंबर 9 है नोटिस एंड प्रोटेस्ट, नोटिस और प्रोटेस्ट के बारे में बात करता है, और सेक्शन 99 से लेकर 104A तक यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में रीजनेबल टाइम, क्या रीजनेबल टाइम होगा निगोशिएशन, अगर होता है कहीं निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहीं लागू होता है तो रीजनेबल टाइम किसको कहते हैं, वो डिफाइन है सेक्शन 105 से लेकर सेक्शन 107 तक। चैप्टर नंबर 11 बात करता है एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर हॉनर। ये जो है सेक्शन इसमें आते हैं 108 से लेकर 116 तक, 108 से लेकर 116 तक हमारे चैप्टर नंबर 11 में है। चैप्टर नंबर 12 बात करता है कंपनसेशन के बारे में, और कंपनसेशन केवल एक सेक्शन रखता है, दैट इज 117। तो ये 12 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आइए 13वां देखते हैं। दोस्तों, 13वां चैप्टर है रूल ऑफ एविडेंस। एविडेंस के क्या रूल होंगे वो डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 13 में, और सेक्शन 118 से लेकर सेक्शन 122 तक 118 से 122 तक सेक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। चैप्टर नंबर 14 में हम लोग बात करेंगे क्रॉस चेक के बारे में, और ये आएंगे सेक्शन 123 से लेकर 131A तक। चैप्टर नंबर 15 बात करता है बिल्स इन सेट्स, जो 132 से 133 सेक्शन रखता है। चैप्टर नंबर 16 बात करता है इंटरनेशनल लॉज के बारे में। इंटरनेशनल लॉज 134 से लेकर 137 सेक्शन रखता है। और 17वां जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली हमारे कोर्ट्स में
ये बहुत ही ज़्यादा लागू किया जाता है, क्योंकि अक्सर डिसऑनर होता है चेक का तो लोग पेनाल्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पेनाल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, अगर कहीं किसी फंड में इनसफिशियंसी है और उसने चेक दे दिया है और चेक डिसऑनर हो गया है, तो उसके लिए क्या पेनाल्टीज होंगे उसके बारे में डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 17 में, जो कि 138 सेक्शन नंबर 138 से लेकर सेक्शन नंबर 148 को डील करता है। तो चैप्टर नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने सुना होगा 138 एनआई एक्ट, वो इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो पूरा मैंने इस पूरे एक्ट के इन चैप्टर्स और सेक्शन के बारे में बताया ये समझ में आया। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी को, कि प्रिलिमिनरी में क्या क्या सेक्शंस हैं उसको हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं। दोस्तों जो हमारा निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, उसका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करता है, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यही शॉर्ट टाइटल है, जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि 148 सेक्शंस, 17 चैप्टर, इन सब के लिए एक छोटी सी टाइटल क्या बनती है, वो बनती है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये शॉर्ट टाइटल है इस पूरे एक्ट का, जो अपने अंदर उन 17 चैप्टर और 148 सेक्शंस को इंक्लूड किए हुए हैं। दूसरा है लोकल स्टैंड्स। लोकल स्टैंड्स का मतलब है कि ये कहां कहां लागू है, तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लागू है। और ये इनेक्टमेंट जो इसका डेट था वो 1882 व 1 मार्च 1882 था। ये याद रखिएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भले 81 है, लेकिन वो लागू कब से किया गया, इनेक्ट कब से किया गया, वो लागू किया गया था 1 मार्च 1882 को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर ये भी कहता है सेविंग ऑफ यूजेज ऑफ हुंडीज। सेक्शन 1 ये भी कहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको जो हुंडीज हैं, हुंडीज की जो प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को सेव करके रखना है। ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो हुंडीज की प्रथाओं को भी सेव करके रखता है, सुरक्षित रखता है। हुंडीज क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये समझिए कि इन हुंडीज को सुरक्षित रखता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये हुंडीज की जो प्रथाएं बहुत पहले से चली आ रही हैं, चूंकि व्यापार हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो बहुत सारी हुंडीज थी, उन हुंडीज की प्रथाओं को सेव किया जाता है, वहां पे एनआई एक्ट लागू नहीं होता है। दोस्तों एक बात यह भी कही गई कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग, किसको किसको अफेक्ट नहीं करेंगी। पहला चीज ये जो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेपर करेंसी एक्ट। तो अब इस पे डिटेल पे हमको नहीं जाना है कि सेक्शन 21 क्या है इंडियन करेंसी एक्ट का, इंडियन पेपर करेंसी एक्ट का, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उनको अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरह से। सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेपर करेंसी एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, एनी लोकल यूजेस रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज, अगर कोई ओरिएंटल लैंग्वेज में कोई ऐसी प्रथा है, चूंकि बिजनेस हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और प्राचीन काल से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे कि बिजनेस में चीज़ों का लेन देन आदान प्रदान होता है, तो ऐसी प्रथाओं को जो ओरिएंटल लैंग्वेज में है उनको भी हमारा जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर पुरानी कोई प्रथा है जिसके बेसिस पे हम बिजनेस करते आ रहे थे या करते हैं, तो उन पुरानी प्रथाओं पर भी जो है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं लागू होगा जो कि ओरिएंटल लैंग्वेज में हो। दोस्तों अगर हम बात करें कि क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि ये जो आपका एनआई एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है इंग्लिश कॉमन लॉ। ये ऑप्शन आए और आप डायरेक्टली उसको टिक कर दीजिए कि इंग्लिश कॉमन लॉ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सोर्स है, जहां से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट निकल कर आया है या जहां से हमने उसको बनाया है। दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 2 और शेड्यूल 1, अगर इन दोनों को एक साथ हम बात करें तो ये रिपील हो गई हैं, रिपील हो चुका है इनका अमेंडमेंट के द्वारा, और 1891 के अमेंडमेंट के द्वारा इनको रिपील कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सेक्शन 2 और शेड्यूल 1 रिपील हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में।
अब इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस किसके बारे में बात करते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस बात करते हैं बैंकर्स के बारे में। बैंकर्स को डिफाइन करते हैं। बैंकर्स कौन है? बैंकर्स इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर। तो वो कोई भी पर्सन, एक व्यक्ति भी हो सकता है बैंकर, अगर वो बैंक वाली सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई पर्सन बैंकर होने की सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम बैंकर कहेंगे। और किसको बैंकर कहेंगे? एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और अगर किसी पोस्ट ऑफिस का कोई सेविंग बैंक है तो उसको भी हम बैंकर बोलेंगे। तो बैंकर यहां दो लोग हो गए, सेविंग बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस, और दूसरा कोई इंडिविजुअल पर्सन जो बैंक की तरह काम कर रहा हो, पैसे जमा कर रहा हो, पैसे दे रहा हो, उसके पैसे पे इंटरेस्ट दे रहा हो, तो उसको हम लोग बैंकर कहेंगे। नीचे एक बात और लिखी गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंकर इन सेक्शन 3, यहां सेक्शन 3 के बारे में बात कर रहे हैं। बैंकर इन सेक्शन 3 इफ कैरिंग बैंकिंग बिजनेस। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो बैंकिंग बिजनेस का काम कर रही है, लोगों से पैसे इकट्ठे कर रही है, लोगों का पैसा जमा कर रही है, उनको पैसे जब जरूरत है दे रही है, साथ ही इंटरेस्ट दे रही है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह का अगर काम करती है तो ये सेक्शन 3 के अंदर इंक्लूडेड है, और उसको भी हम क्या कहेंगे? एक बैंकर बोलेंगे। तो बैंकिंग बिजनेस जो कर रहा है वो बैंकर है। तो आपने देख लिया कि बैंकर कौन कौन हो गया। अगर सेक्शन 2 के अंदर हम बात करते हैं तो बैंकर कोई भी पर्सन हो गया जो बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, या कोई पोस्ट ऑफिस में अगर बैंकिंग सेविंग बैंक है तो वो भी हो गया, और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है सेक्शन 3 के अंतर्गत तो वो भी एक बैंकर है। दोस्तों, नोट्स, बिल्स एंड चेक जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनको डिफाइन किया गया है, ये चैप्टर 2 में नोट्स, बिल्स और चेक्स को डिफाइन किया गया है। और चैप्टर 2 एक्चुअली डील करता है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 25 तक। तो दोस्तों, हम नोट्स और बिल्स और चेक्स के बारे में, यानी कि प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स और चेक्स को समझेंगे। दोस्तों, नोट्स, बिल्स और चेक्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग सेक्शन 13 के बारे में बात कर रहे हैं, जो चैप्टर 2 में इंक्लूडेड है, जो एक्चुअली टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है। टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? तो 3 तरह के टाइप्स हैं। पहला है प्रोमिसरी नोट, जिसको हम लोग सेक्शन 4 में डील करेंगे। बिल्स जो सेक्शन 5 डील करता है, और चेक्स जो सेक्शन 6 डील करता है। तो टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक अलग है, एक तरह का अलग टॉपिक है जो सेक्शन 13 में बताया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। अगर हम केवल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना बोलें, तो दो तरह के, मेजर रूप से दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 11 डील करता है, और दूसरा होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 12 डील करता है। तो इनलैंड का मतलब हो गया कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया के अंदर लागू हो रहा है उसको हम लोग इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जो फॉरेन में हो, यानी कि हमारे टेरिटरी से, हमारे इंडियन टेरिटरी से बाहर का कोई अगर इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम लोग फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दोस्तों, हम लोग सेक्शन 4 के बारे में जानेंगे, प्रोमिसरी नोट के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने फोटोग्राफ रखा हुआ है। इस फोटोग्राफ में सबसे पहले आपको अमाउंट दिख रहा है, तो अमाउंट लिखा होना चाहिए सबसे पहले कि प्रोमिसरी नोट। पहले ये समझ लीजिए कि प्रोमिसरी नोट दिखता कैसा है। तो वहां पे देखिए, ऊपर की तरफ आपको अमाउंट दिख रहा है, फिर बगल में आपको डेट एंड लोकेशन दिख रहा है, मतलब किस डेट को किस लोकेशन पे, और नीचे दिख रहा है आई मिस्टर। अब यहाँ पे मिस्टर के बाद जो होगा वो कौन होगा? वो मेकर होगा, वो अपना नाम लिखेगा। प्रॉमिस टू पे, एमएस लिखा हुआ है, किसको देना चाहता है, यानी कि पेई। तो दो चीजें हैं, एक पेई है और दूसरा मेकर है। तो वहां पे पेई का नेम होगा। आर टू द ऑर्डर ऑफ अ सम ऑफ, ऑर्डर एंड सम ऑफ, या ऑर्डर और सम ऑफ विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ, कितने इंटरेस्ट रेट से वो देना चाहता है। तो अगर इंटरेस्ट भी कोई है तो भी प्रोमिसरी नोट पे लिखा जाएगा कितने इंटरेस्ट से, और टोटल सम ऑफ मनी कितना होगा पर एनम, क्या इंटरेस्ट रेट होगा। ये सारी चीजें आपकी जो है प्रोमिसरी नोट पे लिखा होना चाहिए। तो नीचे आप देखेंगे सिग्नेचर है। सिग्नेचर किसका? मेकर का, जो कि बना रहा है इस प्रोमिसरी नोट को किसी पेई के लिए, तो उसका सिग्नेचर वहां पे होगा।
नीचे एक स्टाम्प जरूर लगना चाहिए, तो स्टाम्प ड्यूटी भी वहां पे दी जाएगी और स्टाम्प लगेगा। तो प्रोमिसरी नोट एक इस तरह की एक डॉक्यूमेंट होता है, इस तरह का एक पेपर होता है जो कि किसी मेकर द्वारा किसी पेई के लिए बनाया गया होता है। आइए थोड़ा इसके डिस्क्रिप्शन, इसके डेफिनेशन के बारे में चलते हैं। तो सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करता है। यहां पे बात की गई है मेकर गिव्स पेमेंट टू पेई। अब मेकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे करेगा किसको? पेई को। तो मेकर कौन होता है? जो पैसे देने के लिए वादा कर रहा है वो कौन हो गया? मेकर हो गया। और जो पाएगा वो कौन हो गया? पेई हो गया। मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूं। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, कोई पेपर होगा उस पर लिखित में होना चाहिए, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। दूसरी चीज ये नहीं कि आप बैंक नोट और करेंसी नोट को प्रोमिसरी नोट नहीं कहते हैं। अगर आप बैंक के नोट को निकालिए और उस पर भी देखिए तो लिखा होता है मैं धारक को जितने की नोट होगा उतने रुपए अदा करने का वादा करता हूं। तो वहां पे भी तो प्रॉमिस की गई। लेकिन आरबीआई कहती है कि जो नोट होते हैं, जो बैंक के नोट होते हैं, जो करेंसी नोट होते हैं, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है या वो प्रॉमिसरी नोट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होगा, लेकिन जो बैंक नोट होंगे, जो करेंसी नोट होंगे, वो प्रॉमिसरी नोट के अंतर्गत नहीं आएंगे। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल। तो दूसरा यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया कि अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब भी आप प्रॉमिसरी नोट बना रहे हैं तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत ही इसेंशियल बातें हैं। साइंड बाय मेकर, मेकर की साइन होनी चाहिए, जो दे रहा है उसको साइन होना चाहिए। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, उसमें जो अमाउंट लिखा हो, जो मनी की अमाउंट लिखी गई है, जो पैसे देने की बात की गई है, उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लमसम में ठीक है 1000 रुपए के आसपास, नहीं, 1000 दूंगा, 1010 दूंगा, 1015 दूंगा, सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट होना चाहिए। तो सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू आर टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और उस पर्सन का नाम भी लिखा होना चाहिए जिसको वो दिया जाएगा। आर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या उस बियरर का नाम, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम वहां पे लिखा होना चाहिए। तो ये सब शर्तें हैं प्रॉमिसरी नोट की। तो प्रॉमिसरी नोट का एक फोटोग्राफ मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से स्टैंप वहां पे लगा होना चाहिए, मेकर की सिग्नेचर होना चाहिए, अमाउंट की सर्टेनिटी होनी चाहिए और कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है प्रॉमिसरी नोट के? इन राइटिंग एंड साइन बाय मेकर, पहली चीज की वो राइटिंग में होना चाहिए, मेकर की साइन होनी चाहिए। प्रॉमिस अंडरटेकिंग टू पे, और उसमें वो प्रॉमिस कर रहा हो कि मैं ये पैसा दूंगा, या अंडरटेकिंग हो कि मैं ये पैसा दूंगा। प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, जिस पार्टी को दे रहा है उसकी उसका नाम भी वहां लिखा होना चाहिए। पेबल टू बियरर और ऑर्डर, तो बियरर या ऑर्डर जिसको भी पे किया जा रहा है उसको पे करने की बात कही गई हो और उसका नाम लिखा हो। तो ये चीजें बहुत ही इसेंशियल हो जाती हैं प्रॉमिसरी नोट के लिए। थोड़ा इलिस्ट्रेशन से समझ लेते हैं कि क्या चीज का प्रॉमिसरी नोट होगा और क्या चीज प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। जैसे अगर आपके प्रॉमिसरी नोट पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे बी आर ऑर्डर ₹500, तो ये प्रॉमिसरी नोट है। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये भी एक प्रॉमिसरी नोट का इलिस्ट्रेशन है। वहीं अगर नीचे एक बात लिखी गई आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, तो यहां पे एक कंडीशन लगा दी गई, एक शर्त लगा दी गई कि मैं जब सी के साथ मैरिज कर लूंगा उसके 7 दिन के बाद इनको ₹500 दूंगा। तो कंडीशन, अगर कहीं भी कंडीशन है तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता। कंडीशन नहीं, बिना शर्त के होनी चाहिए प्रॉमिसरी नोट। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं उसको ₹500 दूंगा जब वो मेरा हार्स लौटा देगा, तो ये कंडीशन हो गई। हार्स, ब्लैक हार्स लौटा देगा, ये प्रॉमिसरी नोट में नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कंडीशन प्रॉमिसरी नोट में होना ही नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? मेकर का नाम, सिग्नेचर, स्टाम्प होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, जो है स्टाम्प उस पर लगा होना चाहिए, और कोई शर्त नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 डील करता है
और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। यहां पे भी देखिए ये बात कर रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, साइंड बाय मेकर, मेकर के साइन के साथ होना चाहिए, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट होना चाहिए टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, उसमें भी लिखा होना चाहिए कि ये सम ऑफ मनी हम उसको देंगे। ओनली टू आर द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन आर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसको देने के लिए वादा किया जाना चाहिए, उसको देने के लिए ऑर्डर होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो वो ऑर्डर निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है, मेकर की सिग्नेचर होनी चाहिए। अब यहां पे प्रॉमिस की बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में, कि राइटिंग डॉक्यूमेंट हो, अनकंडीशनल ऑर्डर हो, साइंड बाय मेकर हो, डायरेक्टिंग हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसको डायरेक्ट किया जाता है कि ये जो है इसको पैसे दिए जाएंगे। तो एक बार हम लोग शार्ट नोट्स के माध्यम से समझते हैं। द सम पेबल में बी सर्टेन, जो भी सम देना है वो सर्टेन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट आर इज पेबल एट एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो अगर कोई रेट ऑफ एक्सचेंज से कोई इंटरेस्ट भी अगर देना है तो वो भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख सकते हैं। ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट द बैलेंस अनपेड सेल बिकम ड्यू। अब अगर कोई मान लीजिए कि कोई इंस्टॉलमेंट देना था और वो इंस्टॉलमेंट जो हमारा पेई है वो नहीं दे पा रहा है, तो वो अनपेड रहेगा और वो ड्यू रहेगा। ये भी चीज बिल ऑफ एक्सचेंज में कही गई है। दोस्तों अब हम लोग चेक को समझते हैं। चेक क्या होता है? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अब यहाँ पे बैंकर स्पेसिफाइड हो गया, वो किस बैंक से निकलना है, क्योंकि जिस बैंक का, मान लीजिए कि मेरे पास किसी ने एक चेक दिया कि ये चेक आपको मैं दे रहा हूं, और वो चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही वो पैसे ड्रॉन होंगे। ठीक है, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज। अब वो दूसरे मोड से पेबल नहीं हो सकता है। देन ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ट्रंकेटेड चेक क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। चेक के बारे में तो आपने बात कर ली। आप चेक पे देखते हो कि एक चेक आपको बैंक देता है और उस पर आप लिखते हो पेबल टू, ठीक है, अमाउंट डालते हो, जो दे रहा होता है वो सिग्नेचर करता है उस पर। तो जो भी चेक बनता है उसको ट्रंकेटेड चेक का मतलब ये होता है कि वो चेक जो है एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, पेपर के फॉर्म में है, और उसका एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी होता है। ठीक है, तो बैंक उसको चेक करता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक इमेज को चेक करेगा कि ये हमारे बैंक का ही चेक है या नहीं है। और दूसरी बात होती है इलेक्ट्रॉनिक चेक की। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक चेक कंप्यूटर पे होता है और उस पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, बाई हैंड सिग्नेचर नहीं होती, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक चेक कभी भी ट्रंकेटेड चेक नहीं हो सकता, लेकिन एक ट्रंकेटेड चेक इलेक्ट्रॉनिक चेक का इमेज जरूर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक की इमेज जरूर होती है। तो चेक के बारे में एक डेफिनेशन देख लीजिए। ए चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स मींस अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज and signed in a secure system with digital signature and asymmetric crypto system or with electronic signature as the case may be। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक चेक के बारे में बात की गई, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, उस पर डिजिटल सिग्नेचर होता है, क्रिप्टो सिस्टम, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम वहां पे लागू होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ ट्रंकेटेड चेक को बात कर रहा है कि ट्रंकेटेड चेक मींस अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल आइदर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट immediately on generation of an electronic image for the transmission substituting the further physical movement of the check in the writing। ये जो चेक होता है इसका फिजिकल मूवमेंट होता है क्योंकि ये पेपर फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी होती है जो कंप्यूटर रीड करता है। जो सिस्टम होता है बैंक का, वो सिस्टम उसको रीड करता है। तो ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक में डिफरेंस आपने समझ लिया होगा। चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक। मतलब चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको किसी पर्टिकुलर बैंक में या किसी स्पेसिफाइड बैंक के थ्रू ड्रॉन किया जा सकता है। चाहे आप वहां, अगर वो बियरर चेक है तो आप कैश ले सकते हैं उस बैंक से, या
अकाउंट पे ही होगा तो आप डायरेक्टली उस अमाउंट को जो चेक पर लिखा हुआ है और जिसको मिला है वो अपने अकाउंट में उसको डायरेक्टली जो है डाल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चेक की इमेज मैं दिखा रहा हूँ, स्लाइड पे दिख रहा होगा आपको। और भारतीय स्टेट बैंक का एक चेक है जिसको किसी प्रतीक अग्रवाल को दिया गया है, कुछ अमाउंट के लिए दिया गया है, नीचे एक साइन भी है। तो इस चेक में कौन, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉई के बारे में बात करूंगा कि ड्रॉई कौन है। तो जिस बैंक का वो चेक है वो ड्रॉई कहलाता है। दूसरी बात यहाँ पे आई है पेई की। पेई है कौन, जिसके फेवर में वो चेक काटा गया है, उससे क्या कहते हैं, उसे पेई कहते हैं। ठीक है। और देखिए, एक वर्ड आता है बियरर। अगर पेई का नाम ना लिखा हो तो वहां पे लिखा हुआ है, आप चेक में देखोगे, और बियरर। अगर पेई का नाम ना लिखा हो तो बियरर को भी ये चेक दिया जा सकता है। जिसके पास भी ये चेक होगा वो उस पैसे को जो है बैंक से ड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है। तो अगर पेई का नाम नहीं लिखा है तो जो भी बियरर होगा, जो उस चेक को रखेगा, वो उस अमाउंट को निकाल सकता है। और नीचे है ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन, जिसने वो सिग्नेचर किया हुआ है, उस चेक पे जो सिग्नेचर करता है वो होता है ड्रॉयर। तो मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं कि मैं अगर जो है एक चेक काट कर किसी पर्सन को देता हूं, तो मैं एक चेक काट के जब देता हूं तो मैं हूं गया ड्रॉयर। ठीक है। जिस बैंक का मेरा चेक है वो बैंक हो गई ड्रॉई, जिसको मैंने चेक काट कर दिया वो हो गया पेई, या अगर मैंने नाम नहीं लिखा और जिसके हाथ में वो चेक थमा दिया तो वो हो गया बियरर। तो ये चार टर्म जो आपके चेक से रिलेटेड है वो आपके समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये फ्लो डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें मैं चेक को क्लासिफाई किया हूं। चेक देखिए कितने तरह के होते हैं। अगर हम बाईं तरफ से चलें तो चेक को ट्रंकेटेड चेक या इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक को समझा था। ट्रंकेटेड चेक का मतलब है ट्रंकेशन, दैट इज अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई चेक आपके पास है फिजिकल फॉर्म में, उसको जब आप बैंक को देते हो तो बैंक उसकी एक इमेज निकालता है। बैंक उसको स्कैन करके उसकी एक इमेज अपने पास रखता है और उसी के बेसिस पे वो उस चेक के प्रोसेसिंग पे काम करता है, उसकी प्रोसेस करता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। जो इलेक्ट्रॉनिक चेक केवल कंप्यूटर में होता है, उस पर डिजिटली साइन होते हैं। और ट्रंकेटेड चेक में क्या होता है, डिजिटल इमेज होता है जिसके बेसिस पे उस चेक के प्रोसेसिंग शुरू की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चेक किसी भी तरह से फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, वो कंप्यूटर पर ही होता है, उस पर डिजिटली साइंड होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप चलें तो तीन तरह की बातें हैं, ऑर्डर चेक, बियरर चेक और क्रॉस चेक। तो ऑर्डर चेक क्या है, बियरर चेक क्या है, क्रॉस चेक क्या है, ये तीन क्लासिफिकेशन और दिए गए हैं चेक के बारे में। इसको एक एक करके समझेंगे कि ऑर्डर चेक क्या होता है, बियरर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है। दोस्तों, अगर हम लोग ऑर्डर चेक के बारे में बात करें तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द ऑर्डर चेक कंटेन्स द स्पेसिफिक नेम ऑफ द पेई। तो मैंने बताया कि पेई कौन है, ठीक है ना, जिसका नाम उस चेक पर लिखा गया है। एंड ओनली दैट इंडिविजुअल आर एंटिटी कैन क्लेम द अमाउंट। केवल वही इंडिविजुअल उस अमाउंट को क्लेम कर सकता है जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है। इसको कहते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या हो गया, जहां पर चेक के ऊपर पेई का नाम लिखा हुआ है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पेई। तो या तो वो ले सकता है, या अगर वो किसी को अथॉरिटी देता है लेने के लिए तो वो पर्सन भी अथॉरिटी के तहत जो है उसका अमाउंट जो है क्लेम कर सकता है। तो ऑर्डर चेक ये होता है कि जहां पर पेई का नाम स्पेसिफिकली लिखा हो। दोस्तों, बियरर चेक के बारे में अगर हम बात करें तो बियरर चेक डज नॉट रिक्वायर पेईज नेम। बियरर चेक में पेईज के नेम की जरूरत नहीं होती। Whoever possesses the check can claim the amount specified। जिसके पास भी ये चेक होगा वो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, जो अमाउंट लिखा हुआ है जिस उसमें सिग्नेचर होंगे, स्पेसिफिक अमाउंट लिखा होगा, और जो है पेई का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा है तो वो कोई भी जिसके पास वो चेक पहुंच जाता है या पा जाता है, जो भी, वो उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बैंक में जाकर क्लेम कर सकता है कि ये एक बेरर चेक है और इसका अमाउंट मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक बैंक ऑफ न्याया का चेक है जिसमें पेई का नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन अमाउंट लिखा हुआ है, सिग्नेचर हो रखे हैं। तो ये अगर कोई चेक पा जाता है तो वो जाकर बैंक में उसको क्लेम कर सकता है, और इसको बियरर चेक कहते हैं, जिसके पास भी चेक है उसी का अमाउंट। दोस्तों, तीसरे तरह का चेक होता है क्रॉस चेक।
क्रॉस चेक क्या होता है, इसको मैं जरा पढ़ता हूं। ए क्रॉस चेक इज एनी चेक दैट इज क्रॉस्ड विथ टू पैरेलल लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चेक पे दो पैरेलल लाइन से अगर क्रॉस किया गया है तो बाईं तरफ, चेक के बाईं तरफ क्रॉस किया जाता है। आइदर अक्रॉस द होल चेक, या तो वो पूरे चेक पे क्रॉस किया गया हो, आर थ्रू द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द चेक, या जो किसी भी चेक के जो लेफ्ट कॉर्नर होता है उस लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइन से अगर आपको क्रॉस किया गया है। दिस डबल लाइन नोटेशन सिग्निफाइज दैट द चेक में ओनली बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। और ये जो दो लाइन खींच दी जाती है, ये दो लाइन स्पेसिफाई करती है कि इस चेक पे जो अमाउंट लिखा गया है वो डायरेक्टली उस अकाउंट में डाला जाए जिसमें पेई का नाम लिखा है, या जो पेई अगर पेई का नाम मान लीजिए कोई पर्सन का नाम लिखा हुआ है या कोई कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो उसके अकाउंट में जाएगा, ना कि आप उसको कैश करा सकते हो। तो आप अगर अकाउंट चेक लेके जाते हो, मतलब क्रॉस चेक लेके जाते हो, तो क्रॉस चेक का पैसा काउंटर से आपको नहीं मिलेगा। वो क्रॉस चेक का पैसा उस पर्सन के जिसका नाम लिखा हुआ है उस पर्सन के अकाउंट में जाएगा। इसे ही क्रॉस चेक कहते हैं। दोस्तों, क्रॉस चेक के भी क्लासिफिकेशन है, और क्रॉस चेक के क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 123, सेक्शन 124 और सेक्शन 130 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 123 में जनरल क्रॉसिंग है, सेक्शन 124 में स्पेशल क्रॉसिंग है, और सेक्शन 130 नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग के बारे में बात करता है। तो एक एक करके समझते हैं कि जनरल क्रॉसिंग क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या है और नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग क्या है। दोस्तों, यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि जहां पर जो है जब चेक को क्रॉस करते हैं, तो चेक को जब क्रॉस करते हैं तो उसके बीच में ही हम नाम लिख देते हैं कि किसके लिए, किसके अकाउंट में जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने किसी कंपनी का नाम लिख दिया उसी दो पैरेलल लाइन के बीच में, या अकाउंट पेई लिख दिया, पेई का नाम लिखा है अकाउंट पेई लिख दिया, तो भी अगर हम ये नहीं भी लिखते और पेई का नाम लिखा हुआ है तो भी उसके अकाउंट में ही जाएगा। पेई का नाम आप नहीं लिख रहे हो, दो क्रॉस लाइन के बीच में आपने उसका नाम लिख दिया, तो भी उसके अकाउंट में ही वो पैसा जो स्पेसिफाइड होगा उस चेक पे जो लिखा होगा वो उसमें जाएगा। तो इस तरह की क्रॉसिंग को हम लोग जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। और वो चेक जो पर्सन पाता है वो कहीं भी उस चेक को लगा सकता है अपने बैंक में, और वो पैसा उसको 2-3 दिन में क्लियरेंस हो जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज है सेक्शन 124 का स्पेशल क्रॉसिंग। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि जो दो पैरेलल लाइन हम बनाते हैं उस पैरेलल लाइन में हम स्पेसिफिक बैंक का नाम डाल देते हैं। अगर बैंक का स्पेसिफिक नाम डाल देंगे तो अब क्या होगा कि जो पैसा, जो अमाउंट है वो केवल और केवल उसी बैंक के अकाउंट में ही वो डाला जा सकता है। जैसे मैं अगर एक चेक पे स्पेशल क्रॉसिंग करके और कहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पेई का नाम लिख देता हूं, तो पेई का बैंक अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए जिस बैंक का हमने उस क्रॉस में उस डबल लाइन के बीच में लिखा हुआ है। अगर पेई का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो वो लगाकर उसको नहीं ले सकता है। तो स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक स्पेसिफिक होता है कि इसी बैंक के अकाउंट में ही आपको पैसा ड्रॉन होगा, ये स्पेशल क्रॉसिंग कहलाती है। दोस्तों, सेक्शन 30 नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग के बारे में बात करता है। अगर हम क्रॉस करके उसके बीच में नॉट निगोशिएबल रख दें तो यहाँ पे इस तरह के चेक को नॉट निगोशिएबल कहते हैं। पेई का नाम लिखा है, लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसे चेक को निगोशिएट नहीं किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, ऐसे चेक को भी निगोशिएट किया जा सकता है। दोस्तों, इस केस में क्या होगा कि जिसने चेक काटा हुआ है उसका टाइटल बेटर टाइटल हो जाता है। जैसे आपने टाइटल के बारे में पढ़ा होगा ना कि किसका टाइटल बेटर होता है। हमेशा जो ट्रांसफरर होता है और ट्रांसफरी होता है उसमें आपने सबसे शुरुआत की वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि जिसको चेक प्राप्त होता है उसका टाइटल बेटर होता है, उसका टाइटल बेटर होता है। और फ्रॉड करने का जो काम है वो हमेशा जो है जो चेक काटता है वही कर सकता है कि उसके बैंक में अमाउंट ना हो, उसका बैंक में वो हस्ताक्षर ना मिल रहे हों। लेकिन जब वो नॉट निगोशिएबल लिख देता है तो उसकी टाइटल, जिसने चेक काटा है उसकी टाइटल बेटर हो जाती है। ये चेक फिर भी निगोशिएबल है, निगोशिएट किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पर क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा
और क्लासिफिकेशन को किस किस बेसिस पे रखा गया है उसको हम बात करेंगे। जैसे अगर हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, पेई के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, पेमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और वैलिडिटी के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोकेशन के बेसिस पे देखें तो लोकेशन के बेसिस पे हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह का होता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह से अगर हम पेई के बेसिस पे देखेंगे तो पेई के बेसिस पे हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह का है, बियरर इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम पेमेंट के बेसिस पे देखें तो पेमेंट के बेसिस पे भी हमारा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो दो तरह का होगा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट है हमारा वैलिडिटी के बेसिस पे। तो वैलिडिटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनकोट और एम्बिगुअस। तो इनकोट इंस्ट्रूमेंट या एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ये पूरे क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके लोकेशन, पेई, पेमेंट और वैलिडिटी के बेसिस पे एक एक करके इस पूरी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको एक साथ ये सारे क्लासिफिकेशन समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं लोकेशन के बेसिस पे क्या होता है। दोस्तों अगर हम लोग लोकेशन के बेसिस पे इसको देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया कि लोकेशन के बेसिस पे ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हम लोग इनलैंड के बारे में बात करें तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 में डील होता है और इसमें दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड आर ड्रॉन इन इंडिया। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भारत के अंदर बना हो और भारत के अंदर ही उसको ड्रॉ किया जा रहा हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, ड्रॉन, ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ऐसा पर्सन उसको ड्रॉ कर रहा है या ऐसे पर्सन के लिए बना हुआ है जो भारत का रेजिडेंट है, वो किस भारत का नागरिक है। और दूसरा पेएबल इन इंडिया, या वो पेएबल इन इंडिया है, पेएबल इन इंडिया। तो अगर ड्रॉन में ये दो कैटेगरी बनती हैं, दो बेसिक कैटेगरी बनती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भारत के किसी शहर दिल्ली से बनता है और वो किसके लिए बनता है, वो चेन्नई में रह रहा है या मुंबई में रहने वाले किसी नागरिक के लिए बन रहा है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हुआ। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा भी है कि अगर सिडनी में कोई नागरिक रह रहा है, सिडनी का कोई नागरिक है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट बना वो दिल्ली में बना और सिडनी के उस नागरिक का वो इंस्ट्रूमेंट चेन्नई में या कोलकाता में पेएबल है, तो वो अगर भारत के किसी शहर में पेएबल है तो वो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा, भले ही वो नागरिक सिडनी का है। तो दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी अगर फुलफिल हो रही है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये होगा कि वो भारत में बना हो और भारत के अंदर ही जो है उसको ड्रॉ किया जा रहा हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरी तरफ हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में जो बातें लिखी गई हैं सेक्शन 12 के अंतर्गत। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन नंबर 12 जो है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फॉरेन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करता है। और इसमें सीधी बात यह है कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी को अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो आप समझ गए कि मतलब भारत से बाहर बना हुआ, भारत से बाहर ड्रॉ किया हुआ अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। देखिए दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ पेई अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पेई दो पार्ट में डिवाइड है, बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट इन प्लेस ऑफ नेम आइदर रिटन सेल्फ और ब्लैंक। अब मान लीजिए कि कोई भी चेक आपको मिलता है और उस चेक पर सील लगी हुई है, उस चेक पर बैंक का नाम लिखा हुआ है, उस चेक पर साइन है, जो भी होल्डर था उसने साइन कर रखा है और उस पे जो है पेई का नाम नहीं लिखा। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होगा कि जब पेई का नाम नहीं लिखा है, वहां या तो सेल्फ लिखा है या पेई का स्थान छूटा हुआ है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बियरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और बियरर इंस्ट्रूमेंट पे उसको कौन ड्रॉ कर सकता है, जिसके पास भी उस बियरर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है, जिसके पास भी उसका कब्जा है, वो जाकर बैंक से निकाल सकता है। तो बियरर चेक
जैसे कि चेक के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो चेक हमारा अगर ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब है कि पेई पे कोई नाम नहीं लिखा या सेल्फ लिखा हुआ है, तो जिसके पास भी वो चेक है, वो चेक का पोजीशन रखता है, वो उस अमाउंट को जाकर बैंक से ड्रॉ कर सकता है। दूसरी बात ये कह रही है कि प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज शुड नेवर बी अ बियरर एज पर द आरबीआई रूल। बियरर के लिए केवल चेक ही क्वालिफाई होता है। आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की, बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कभी बियरर नहीं हो सकता। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी प्रॉमिसरी नोट को या बिल ऑफ एक्सचेंज को बियरर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, बियरर इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। उस पर स्पेसिफिकली नाम लिखा होना चाहिए जिसको भी पेमेंट होना है। दूसरा है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट के ठीक उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन का स्पेसिफिक नाम पेई के स्थान पर लिखा होता है और वही स्पेसिफाइड पर्सन उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्लेम कर सकता है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को ले सकता है। दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट अगर हम बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट जो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो तरह का होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है, पेएबल एट साइट और पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन। मतलब आपने अगर अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दिखा दिया या उसको प्रेजेंट कर दिया, तो प्रेजेंट करने के बाद जो आपका बैंक होगा, वो बैंक आपको वो पैसे दे देगा, या जो भी पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बैंक भी हो सकता है, कोई दूसरी डिपॉजिटरी अथॉरिटी हो सकती है, जिसको आपने दिखाया कि ये पर्टिकुलर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है और इस पे ऑन ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंटमेंट मुझे अमाउंट मिलना चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी तरफ है टाइम इंस्ट्रूमेंट, जहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट में एक टाइम स्पेसिफाइड हो या सर्टेन इवेंट स्पेसिफाइड हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मतलब अगर आपके पास जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उस पर एक टाइम लिखा हुआ है कि इस टाइम पीरियड के बाद ही आप जो है इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखे हुए अमाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अगर हम लोग बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी इंस्ट्रूमेंट को दो प्रकार से बांटा गया है, इन कोट इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। जरा इन कोट इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इन कोट इंस्ट्रूमेंट को इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और इसका एग्जांपल दिया गया है, ऑन इंस्ट्रूमेंट एवरीथिंग इज फिल्ड बट अमाउंट इज नॉट फिल्ड। अब देखिए, कोई आपको चेक मिल जाता है या बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाता है और उस पर सारी चीज़ें फील्ड हैं। जैसे मान लीजिए अगर चेक है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी लगी हुई है, बैंक का नाम भी लिखा हुआ है, पर्सन का नाम भी लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी हो रखे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर चेक पर अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। तो अमाउंट नहीं लिखा हुआ है तो ये एक इनकम्प्लीट हो गया। अब उस पर जो भी आपका पेई होगा, जिसके पास वो चेक है, वो उस पर कुछ भी अमाउंट क्या भर सकता है? क्या कुछ भी अमाउंट भर सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इनकोट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट पर, हर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर एक पर्टिकुलर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, और वो स्टाम्प ड्यूटी लिमिट भी करती है कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट के स्टाम्प ड्यूटी पर कितने अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके चेक पर 2 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगा हुआ है, तो 2 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी अगर आपको कहती है कि नहीं, आप इस 2 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी पे 20,000 रुपए तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हो या 20,000 तक का अमाउंट मिल सकता है, तो उस पर अब पेई 22,000 24,000 लिखकर उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, 20,000 के नीचे का कोई भी अमाउंट या 20,000 तक का अमाउंट कर सकता है, क्योंकि उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 2 रुपए की लगी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 2 रुपये 20,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर एक स्टाम्प ड्यूटी की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इतने अमाउंट के लिए इतना स्टाम्प ड्यूटी लगना चाहिए। ठीक है, तो वो बैंक का अपना एक रूलिंग होता है। तो अब उस पर उस पर्टिकुलर जो इस तरह के इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस पर आप कितना अमाउंट भर सकते हो, क्योंकि अब जो पा जाएगा, ब्लैंक चेक पा गया, अब ब्लैंक चेक पा गया तो उस पर वो 1 करोड़ रुपए नहीं भर सकता कि इस ब्लैंक चेक पा गए हैं तो हम इस पर 1 करोड़ रुपया भर दे, 2 करोड़ भर दे, 10 करोड़ भर दे, जितनी मर्जी उतनी भर दे। ऐसा नहीं होगा। स्टाम्प ड्यूटी लिमिट करती है कि इस पर मैक्सिमम अमाउंट कितना भरा जा सकता है।
दूसरी तरफ हम लोग बात करें अगर, तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। और एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि द इंस्ट्रूमेंट दैट आइदर ट्रीटेड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर प्रॉमिसरी नोट। अब यहां पर देखिए एम्बिग्यूटी क्या है कि आप किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे कि प्रॉमिसरी नोट कहेंगे, इस पे एम्बिग्यूटी है, या दोनों कह सकते हैं या किसी को एक को चुन सकते हैं। वो स्पेसिफिकली ये नहीं बता रहा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है या ये पर्टिकुलरली प्रॉमिसरी नोट है। तो जब इस पे कंफ्यूजन हो, एम्बिग्यूटी हो, कंफर्म ना हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, अब इसको समझिए डिमांड ड्राफ्ट को कि मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक बच्चा है जिसको दिल्ली में या मुंबई में, हम मान के चलते हैं मुंबई में उसको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। वो बच्चा है दिल्ली का, दिल्ली के वो किसी बैंक से, एसबीआई बैंक से उसने एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया कि मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए 30,000 रुपए या 50,000 रुपए, 50,000 मान के चलिए, 50,000 रुपए फीस के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है। तो उसने क्या किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया दिल्ली के और उसने 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा दिया, दैट इज पेएबल इन दिल्ली फॉर दैट स्कूल। ठीक है, तो ये डीडी बन गई। अब वो डीडी लेके जाता है मुंबई के अपने कॉलेज में, उस डीडी को दे देता है। अब कॉलेज क्या करता है, उस डीडी से उसको पैसे लेने हैं, तो वो मुंबई के उस एसबीआई के बैंक में जाता है और पैसे ड्रॉ कर लेता है। अब यहाँ पे तीन पार्टीज हो गई। एक पार्टी तो हो गई कौन, स्टेट बैंक ऑफ दिल्ली जिसने की वो डीडी बनाया। दूसरी पार्टी हो गई जो है स्कूल जिसको डीडी प्राप्त हुआ। और तीसरी पार्टी हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई जो कि उस पैसे को ड्रॉ करता है। तो अब उस डिमांड ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है कि आप पेई को ये जो है 50,000 रुपए दे दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया, स्कूल जब भी उसको लेकर जाता है तो उसके उसके पास ये उसको ऑर्डर होता है उस बैंक को कि आप ये 50,000 रुपए दे दीजिए। तो अब जब ऑर्डर है, साइन है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को फुलफिल करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को फुलफिल करता है। तो अब क्या हम इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहें। दूसरी तरफ हम जरा तर्क को समझते हैं कि अगर हम प्रॉमिसरी नोट की, क्योंकि उस डिमांड ड्राफ्ट पे ये प्रॉमिस किया गया है कि ये जब पेश किया जाएगा, ये जब प्रस्तुत किया जाएगा, इसका जब प्रेजेंटमेंट होगा इस डिमांड ड्राफ्ट का, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो है 50,000 रुपए अदा करूंगा। तो अब वहां पे उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है, प्रॉमिस की गई है, तो ये प्रॉमिसरी नोट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी फुलफिल कर रहा है। तो अब कोई पूछे कि डिमांड ड्राफ्ट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहें या प्रॉमिसरी नोट कहें, ठीक है, दोनों कह सकते हैं या किसी एक को भी कह सकते हैं। तो हमारा डिमांड ड्राफ्ट या तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है या डिमांड ड्राफ्ट या वो जो है प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई। आप किसी आप डिमांड ड्राफ्ट को बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह लीजिए या आप उसको प्रॉमिसरी नोट कहिए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पे एम्बिग्विटी होती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, डिमांड ड्राफ्ट को हम लोग एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दोस्तों यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पे मोड्स ऑफ निगोशिएशन के दो मेजर क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं, जिसमें पहला है बाय डिलीवरी और दूसरा है बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सबसे पहले हम लोग डिलीवरी को समझते हैं कि डिलीवरी का मतलब क्या होता है। इफ द इंडोर्समेंट इज पेएबल टू बियरर, अगर कोई भी इंडोर्समेंट बियरर को डायरेक्टली पेएबल हो रहा हो, मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे कि अगर हम चेक मानकर चलें और चेक पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है पेई का, और जिसके पास या जिसके कब्जे में, जिसके पोजीशन में वो होता है, उसे ही उस पेमेंट लेने का अधिकार होता है, तो ये हो गया बाय डिलीवरी टू द बियरर। इट मे बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी टू ट्रांसफरी। अब इसमें क्या है कि इसको आप मल्टीपल नंबर्स तक आप जो है डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि एक चेक अगर मान लीजिए किसी ने काटा और दे दिया, मान लीजिए मैंने कोई 10,000 का चेक बिना पेई का नाम लिखे किसी पर्सन को दे दिया, एक्स को। अब वो एक्स ने वही चेक उठाकर वाई को दे दिया, वही चेक उठाकर जेड को दे दिया, फिर फर्दर आगे ट्रांसफर वो होता रहेगा क्योंकि उस पर कोई नाम तो लिखा नहीं है। तो वो इस तरह के चेक जो बियरर चेक होते हैं वो एन नंबर्स तक ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि उसका बार बार ट्रांसफर किया जा सकता है, वो बार बार निगोशिएट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें
तो बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब यहां पे क्या है, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन हो यानी कि उस पे पेई का नाम लिखा हो, तो ऐसे जो है ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मेथड। या ये दूसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि आर हिज ऑर्डर, तो ये ऑर्डर्ड है, और अगला क्या था जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा वो बियरर था, और दूसरा इंडोर्समेंट के थ्रू जो होता है वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन को जिसका इस पे नाम लिखा है उसको आप ये पर्टिकुलर अमाउंट दे दीजिए, ऐसा ऑर्डर होता है। इट मस्ट बी इंडोर्स्ड, इंडोर्स का मतलब है कि उस पर लिखा होना चाहिए कि वो पेई कौन होगा जिसको ये अमाउंट पे किया जाएगा, और उस पर जो होल्डर होगा उसका सिग्नेचर होना चाहिए, अमाउंट लिखा होना चाहिए। तो बाय इंडोर्समेंट ये हो गया। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन हो गए जिसमें कि मोड ऑफ निगोशिएशन को डिवाइड किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडोर्समेंट के कितने प्रकार हो सकते हैं, इंडोर्समेंट के को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंडोर्समेंट को समझेंगे कि इंडोर्समेंट होता क्या है। When a maker or holder of the instrument write the person name on the face or back of the instrument and signed for the purpose of negotiation। अब अगर कोई भी जो है मेकर है, होल्डर है, जिसने कि चेक को बनाया, चेक बनाने का मतलब है कि चेक उसके नाम से है, उसने साइन करके दिया, और जिसको दिया उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम या तो फेस पर लिख दिया या बैक पर लिख दिया। तो फेस पर लिखा हो या बैक पर लिखा हो, इस तरह के जो इंडोर्समेंट, इस तरह का इंडोर्समेंट कहलाता है। इस तरह के चेक जो है इंडोर्स चेक कहलाते हैं। होल्डर ने उस पर अमाउंट भी लिख दिया, तारीख लिख दी, प्लस नीचे जो है अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो चाहे वो फेस पे लिखा हो पेई का नाम, चाहे वो बैक पे लिखा हो। दूसरा बात ये होता है कि पर्सन हु साइंड इज इंडोर्सर। मान लीजिए कि मैं एक चेक बना रहा हूं, मैं एक चेक किसी पर्सन एक्स को दे रहा हूं, तो मैंने 10,000 रुपए का एक चेक जो है मिस्टर एक्स के नाम से काट दिया। तो मैं कौन हो गया, मैं हो गया इंडोर्सर। ओके, जिसने चेक प्राप्त किया उसको क्या कहेंगे, इंडोर्सी। तो इंडोर्सर और इंडोर्सी को समझिएगा। इंडोर्सर वो जिसने चेक काटा, इंडोर्सी वो जिसके नाम से चेक कटा, जो चेक को पा रहा है उसे इंडोर्सी कहते हैं। दोस्तों मोड ऑफ इंडोर्समेंट को जनरली 5 तरह से बांटा गया है। पहला है जनरल और ब्लैंक इंडोर्समेंट, स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, पार्शियल इंडोर्समेंट एंड सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। ये 5 मेजर तरह के इंडोर्समेंट हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि जनरल, ब्लैंक, स्पेशल, रेस्ट्रिक्टिव, पार्शियल और सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट क्या होते हैं। दोस्तों जनरल और ब्लैंक इंडोर्समेंट में पहला पॉइंट लिखा है नो पे इज स्पेसिफाइड। निगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो एन नंबर्स तक चल सकता है, ये पता है, लेकिन जो फाइनली इंडोर्स किया गया उसमें पेई का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, तो ये जनरल या ब्लैंक इंडोर्समेंट कहलाता है। ये इनकम्प्लीट इंडोर्समेंट भी इसको कहते हैं, जहां पर लास्ट जो है अंतिम बार जब उसका निगोशिएशन हो रहा है, अंतिम बार पेई का नाम नहीं लिखा है, वो इनकम्प्लीट है। द पर्सन हु पॉजेज इट कैन डिमांड पेमेंट। अब इसमें क्या है कि वो पर्सन जिसके पास ये होगा वो डिमांड कर सकता है पेमेंट को, और पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पेई का नाम नहीं लिखा है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन साइन कर दिया है, तो साइन उसके पहले वाले ने अगर कर दिया है, जिसने जो है जिसने वो चेक बनाया है उसने उस पर साइन कर दिया है, तो ये लायबल है कि वो बैंक या जिसका भी चेक होगा वो बैंक उसको पेमेंट करेगा। तो ऐसे चेक जिस पर पेई का नाम ना लिखा हो उसको हम लोग ब्लैंक इंडोर्समेंट या जनरल इंडोर्समेंट कहते हैं। दोस्तों दूसरी बात आती है स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट। अब इसमें क्या है, पेएबल टू आइडेंटिफाइड पेई। अब इसमें स्पेसिफिकली उस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइड है वो पर्सन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल या फुल इंडोर्समेंट। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे,
जिसको पे करना है उसका नाम लिखा हुआ है, जो होल्डर है उसके सिग्नेचर हुए हैं, तारीख लिखी है। तो ये जब सारी लाइबिलिटीज उस पर पूरी की गई हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द पर्सन हु पॉजेस दिस इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल। जिस पर्सन के पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पे किया जाएगा, वो पेएबल के लिए एलिजिबल है। दोस्तों तीसरा है रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट का मतलब है लिमिटेशन करना, लिमिट करना, कि जहां पर आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्ट है कि ये मिस्टर एक्स को मिलेगा तो मिस्टर एक्स को ही मिलेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। लिमिटिंग पेमेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन को ही लिमिट किया जाएगा, वो फर्दर उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो फर्दर ट्रांसफर ऑफ सच निगोशिएशन इज नॉट इफेक्टिव। तो अगर मैंने मान लीजिए कि एक चेक दिया मिस्टर एक्स को और उस पर मैंने नाम लिख दिया मिस्टर एक्स वनली, अब मिस्टर एक्स वनली लिख दिया, तो इसका मतलब मैंने लिमिट कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये केवल और केवल मिस्टर एक्स को मिलेगा। तो ऐसे इंडोर्समेंट को हम रिस्ट्रिक्टेड इंडोर्समेंट कहते हैं। दोस्तों चौथा है पार्शियल इंडोर्समेंट। समझिएगा, इंडोर्समेंट विच अलाउ ट्रांसफरिंग टू द इंडोर्सी अ पार्ट ऑफ द अमाउंट। अब मान लीजिए कि मैंने कोई मेरे पास 20,000 का चेक है और उस पर मैंने नाम भी लिख दिया, और नाम लिखने के साथ ये लिख दिया कि ओनली 10,000 इज पेएबल। 20,000 का मेरे पास कोई है और मैं उस पर लिख रहा हूं ओनली 10,000 इज पेएबल। तो ये क्या हो गया, ये पार्शियल इंडोर्समेंट हो गया। पार्शियल इंडोर्समेंट एक तरह से इनवैलिड और इलीगल होता है ना, आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इंडोर्समेंट, अगर चेक 20,000 का है और उस पर मैंने नीचे लिख दिया कि ओनली 10,000 इज पेएबल, तो ये जो है इलीगल और इनवैलिड इंडोर्समेंट होता है, इसे पार्शियल इंडोर्समेंट कहते हैं। दोस्तों पांचवा और अंतिम तरह का जो इंडोर्समेंट है वो है सैंस रिकोर्स इंस्ट्रूमेंट, सैंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। और ये क्या होता है, ये कंडीशनल इंडोर्समेंट है। यहां पे दूसरा पॉइंट मैं पढ़ूंगा, इफ इंडोर्सर राइट ऑन इंस्ट्रूमेंट दैट अमाउंट पे टू मिस्टर एक्स सैंस रिकोर्स देन इंडोर्सी कैन नॉट सू अ केस ऑन डिसऑनर। अब यहां पे क्या है कि समझिए, बहुत ही डिटेल में इसको समझिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि मैंने पेई का नाम लिखा, ठीक है, 20,000 का एक चेक था, उसमें मैंने पेई का नाम लिखा मिस्टर एक्स और आगे लिख दिया सैंस रिकोर्स। सैंस रिकोर्स अगर मैंने पेई के नाम के बाद सैंस रिकोर्स लिख दिया, अब इसका मतलब है कि ये कंडीशनल इंडोर्समेंट हो गया। अब इसमें अगर किसी भी तरह का चेक में कोई भी डिसऑनर होता है तो लायबिलिटी मेरी नहीं होगी। मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मेरा साइन मैच नहीं कर रहा है, तो अब मिस्टर एक्स मेरे ऊपर कोई भी केस सू नहीं कर सकते डिसऑनर का, ठीक है। तो मेरी लायबिलिटी खत्म, मैंने आपको चेक दे दिया और आगे सैंस रिकोर्स लिख दिया, तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। मेरे ऊपर कोई भी केस, कोई भी जो है किसी भी तरह का सूट जो है फाइल नहीं किया जा सकता। इंडोर्सर वेव देयर लायबिलिटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंडोर्समेंट। पूरी तरह से जो इंडोर्सर है यानी जिसने चेक काटा है वो पूरी तरह से वेव ऑफ हो जाता है किसी भी लायबिलिटी से। दोस्तों यहां आपको आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड दिख रहा होगा जो एक्चुअली में चैप्टर नंबर 17 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बात करता है। इनिशियली यानी कि 1881 में जब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आते वक्त यहाँ पर चैप्टर नंबर 17 में 4 सेक्शन आपके थे, 138, 39, 40, 41 और 42, 5 सेक्शंस। तो ये 5 सेक्शंस इनिशियली इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद समय समय पर अमेंडमेंट होते रहे और अमेंडमेंट के साथ साथ कुछ नए सेक्शन भी इसमें इंक्लूड किए गए। जैसे कि अगर हम बात करें 2002 में, तो सेक्शन नंबर 143 से लेकर सेक्शन नंबर 147 तक ऐड किया गया इसमें। तो ये 5 सेक्शन और ऐड कर दिए गए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 17 में। फिर 2015 में अगर हम देखें तो एडेड 2 सेक्शन रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, क्षेत्राधिकार से रिलेटेड 2 सेक्शन को और ज़्यादा इंक्लूड किया गया। और चैप्टर नंबर 17 में सेक्शन 142 का सबसेक्शन 2 और 142A, ये 2 सेक्शन और ज़्यादा इंक्लूड किए गए और उसमें डाल दिया गया।
फिर 2018 के अमेंडमेंट में आप देखेंगे तो इंटरिम कंपनसेशन के बारे में बात की गई और सेक्शन नंबर 143A इंक्लूड किया गया और इंटरिम डिपॉजिट के लिए सेक्शन नंबर 148 इंक्लूड किया गया। तो ये तो हो गया ओवरऑल चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर जो 17 है जो एक्चुअली में डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बात करता है। दोस्तों सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ETC ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, ये एक हेडिंग है और जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में सेक्शन 138 इनिशिएट कैसे होता है। द अमाउंट ऑफ मनी रिटेन ऑन द चेक बाय ड्रॉयर फॉर द डेब्ट और अदर लायबिलिटी एंड चेक रिटर्न अनपेड ड्यू टू। अब देखिए कि मान लीजिए कोई एक ड्रॉयर है जिसने चेक काटा और चेक काट कर किसी पर्सन को दे दिया और वो चेक था या तो किसी डेब्ट के लिए, किसी उधार के लिए, या कोई लायबिलिटी उस पर बनती है उन दोनों के लिए। तो डेब्ट और लायबिलिटी पहली इनिशियल कंडीशन है कि जो भी चेक काट रहा है उसके ऊपर कोई डेब्ट और लायबिलिटी है जिसके लिए वो भुगतान करना चाहता है। जिसने चेक पाया, ठीक है ना, उसे हम पेई कहते हैं। अब चेक जब उसने लगाया पेई ने और वो रिटर्न हो गया और अनपेड था, बैंक ने उसको पे करने से मना कर दिया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, ड्यू टू स्टॉप पेमेंट, ड्यू टू क्लोजर ऑफ अकाउंट और डिफरेंट सिग्नेचर। ये चार अगर कारण हैं। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड का मतलब है कि अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं जितने का चेक काटा गया। स्टॉप पेमेंट यानी कि जो ड्रॉयर था उसने एक प्रोसीजर के थ्रू बैंक में जाकर स्टॉप पेमेंट कर दिया कि भाई मैंने एक चेक काट दिया लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस चेक का भुगतान हो। क्लोजर अकाउंट, उस ड्रॉयर ने अपना अकाउंट ही क्लोज कर लिया हो या जो सिग्नेचर है उसके चेक पर वो डिफरेंट है। तो इस पर आपका 138 NI एक्ट जो है बनता है। दोस्तों हम लोग प्रोसीजर को समझेंगे कि 138 का प्रोसीजर क्या है, NI एक्ट का प्रोसीजर क्या है। लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहला जो पॉइंट है, चेक इज इशूड बाय ड्रॉयर। तो NI एक्ट तो तभी बनेगा जब कोई चेक किसी ड्रॉयर के द्वारा इशू किया गया, चेक साइन करके उसने किसी पर्सन को दे दिया। दूसरा पॉइंट ये कहता है द पेई होल्डर प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट। अब जो पेई है उसको लेकर जाता है बैंक में और प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है द कलेक्टिंग बैंक इन्फॉर्म्स पेई होल्डर अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक। अब बैंक क्या करता है कि इन्फॉर्म करता है पेई को कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, आपके चेक में जो पैसा लिखा हुआ है वो हम भुगतान नहीं कर सकते। भुगतान क्यों नहीं कर सकते, उसके डिफरेंट रीजन वो बैंक बताएगा कि इनसफिशिएंट फंड है, स्टॉप पेमेंट है, क्लोजर अकाउंट है या डिफरेंट सिग्नेचर है, ये आपको बैंक इन्फॉर्म कर देगा पेई को। द पेई आर द होल्डर in due course of the check should have given notice demanding payment within 30 days from the drawer in receipt of information of dishonor of check from the bank। अब जैसे ही चेक डिसऑनर होता है बैंक से, जिस दिन उसको इंफॉर्मेशन बैंक देता है उस दिन से 30 दिन के अंदर वो ड्रायर को एक नोटिस भेज सकता है, एक लीगल नोटिस भेजेगा 30 दिन के अंदर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपका चेक अगर आप आज आपने बैंक में लगाया और बैंक ने शाम को आपको बता दिया कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, अब आज की डेट से लेकर 30 दिन के अंदर आपको एक लीगल नोटिस ड्रॉयर को भेजना है। एक लीगल नोटिस बना के भेजिए कि हमें भाई आपने ये जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है, आप हमको जो है ये इसका पेमेंट करिए। तो ये 30 दिन के भीतर आपको लीगल नोटिस भेज देना है। अब नोटिस कैसे भेजना है? नोटिस कैन बी सर्व्ड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और इवन टेलीग्राम। तो आप बाई पोस्ट कर दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए, जैसे भी करना है आप इंडियन पोस्ट यूज करके आप उसको पोस्ट कर दीजिए एक लीगल नोटिस। द ड्रॉयर इज लायबल ओनली इफ ही फेल्स टू मेक अ पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ सच नोटिस पीरियड। अब नोटिस में एक तो आपको 30 दिन के भीतर नोटिस भेजना है। नोटिस में जो पेई है वो लीगल नोटिस में एक 15 दिन का टाइम पीरियड देता है कि मैं आपको 15 दिन का टाइम पीरियड दे रहा हूं और इस 15 दिन के टाइम पीरियड में आप हमको वो पेमेंट भुगतान कर दीजिए क्योंकि आपका चेक डिसऑनर हो गया है। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है द पेई आर होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक डिसऑनर्ड शुड हैव मेड अ कंप्लेंट विद इन 1 month ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग आउट ऑफ सेक्शन 138। अब आपने 15 दिन का टाइम दे दिया और 15 दिन का टाइम पूरा हो गया और टाइम पूरा होने के बाद भी ड्रॉयर ने आपको पेमेंट नहीं किया।
जब ड्रॉयर ने वो पेमेंट नहीं किया तो अब आपको जो है यहां पर कॉज ऑफ एक्शन आपका बन गया। आप अब क्या कर सकते हो, आप सूट फाइल कर सकते हो, आप कंप्लेंट कर सकते हो न्यायालय के समक्ष कि सर साहब ये इस पर्सन ने हमको एक चेक दिया था जो कि डेब्ट या लाइबिलिटी उसकी बनती है मेरे प्रति, और उसका चेक जो है डिसऑनर हो गया। मैंने 30 दिन की लिमिट के अंदर उनको नोटिस भेजा, नोटिस में मैंने 15 दिन का टाइम पीरियड दिया, जो 15 दिन का टाइम पीरियड था वो भी लैप्स कर गया और उन्होंने मुझे पेमेंट का भुगतान नहीं किया। बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए मैं ये केस आपके समक्ष रख रहा हूं, न्यायालय के समक्ष रख रहा हूं, और न्यायालय इस पर विचार करके उन्हें दंड देने की जो प्रक्रिया है उस पर जो है प्रोसीजर शुरू करें। अब दंड की बात आई है तो हम लोग बात करेंगे कि दंड कितना होता है, पेनाल्टी फॉर डिसऑनर ऑफ चेक कितना है। द ड्रॉयर अंडर सेक्शन 138 may be punished with imprisonment of 2 years with a fine up to twice the amount of the check or with both। अब इसमें क्या है कि पनिशमेंट क्या है कि जो चेक का अमाउंट है या तो आप उस चेक के अमाउंट के डबल आप पेमेंट करिए या 2 साल की सजा या दोनों हो सकता है। 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है और चेक पे जो अमाउंट है उसके दुगना आपको देना पड़ेगा, या दोनों, जो भी कोर्ट समझे उचित समझे वो आपके साथ कर सकती है। दूसरा पॉइंट यह क्या कह रहा है, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब कंडीशन क्या क्या है पनिशमेंट के लिए, कि पनिशमेंट आपको मिले उसके लिए कंडीशन क्या क्या चीजें होनी चाहिए। द चेक शुड हैव बीन डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। जो चेक डिसऑनर हुआ है वो चेक इनसफिशिएंट फंड के कारण होना चाहिए, कि बैंक ने आपका डिसऑनर कर दिया और वो कहता है कि नहीं ये इनसफिशिएंट फंड था और यहां पर जो है आपको पेमेंट नहीं किया गया। दूसरा, लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट या लाइबिलिटी होनी चाहिए। अब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कोई ना कोई उधार था या कोई जो है लाइबिलिटी थी जिसको इनको करना था और इन्होंने किया नहीं, पूर्ण नहीं किया। और तीसरा पॉइंट ये कहता है द चेक शुड हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ्स। देखिए कोई भी चेक, मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया, अब चेक की पहले लिमिट थी 6 महीने, 6 महीने के अंदर आप उसको कभी भी लगा सकते हो। मैंने आज की डेट में काट दिया, मान लीजिए कि मैंने 1 मार्च 2024 को एक चेक काट के आपको दे दिया। अब 1/3 से लेकर 1/9 तक, मतलब सितंबर के 1 से पहले यानी कि 30 अगस्त तक आप उस चेक को बैंक में लगा सकते हो। उसकी 6 महीने की वैलिडिटी थी, लेकिन आरबीआई की नई रूलिंग ने अब चेक को 3 महीने की ड्यूरेशन दे दी कि आप 3 महीने तक ही जो है उसको कर सकते हो। तो पहले ये 6 महीने था और अब उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने की है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो है आपका डिसऑनर होना चाहिए इनसफिशिएंसी के कारण, दूसरी डेब्ट या लाइबिलिटी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, और तीसरा कि आप 3 महीने के भीतर उस चेक के लगा दियो। अब ऐसा नहीं कि मैंने चेक काट के आपको दे दिया, आज की डेट में डाल दिया कि भैया ये लो, और आप 6 महीने 8 महीने तक उसको अपने पास रखे, उसके बाद जा रहे हो बैंक के पास लगाने, तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। दोस्तों हम लोग सेक्शन 139 के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन 139 प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर के बारे में बात करता है, और ये कहता है इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव्ड द चेक फॉर द डिस्चार्ज और एनी डेब्ट और अदर लाइबिलिटी। अब जो भी पेई है जिसको चेक मिला है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि उसको जो चेक मिला है उस पे जो अमाउंट है वो उस अमाउंट के लिए डेब्ट या लाइबिलिटी ड्रॉयर की है। ये प्रिजम्पशन है। अब इस प्रिजम्पशन को अगर आप जो है चैलेंज करना चाहते हो तो अब किसको जो है प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो जो है ड्रॉयर प्रूफ करेगा कि नहीं ऐसा नहीं था, मैं डेब्ट या लाइबिलिटी के लिए नहीं दिया था। तो ये इशू है, लेकिन कोर्ट यही प्रिज्यूम करती है कि जो पेई के पास चेक पड़ा हुआ है वो चेक किसी डेब्ट या लायबिलिटी के कारण ही उसको दिया गया है और वो अमाउंट पे उसका जो है अधिकार है। दोस्तों सेक्शन 140 ये कहता है डिफेंस विच नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। और यहां पे एक पॉइंट देख लीजिए, इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस under section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored or presented because of insufficiency of fund। अब ड्रॉयर के पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है
कि अगर उसके ऊपर 138 का केस हो जाता है, एनआई एक्ट का केस हो जाता है, तो ड्रॉयर के पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, वो नहीं कह सकता कि साहब मुझे पता नहीं था कि मेरा ये चेक डिसऑनर हो जाएगा और मेरे बैंक में इतना अमाउंट नहीं है, मुझे ये पता। इस तरह का कोई भी ग्राउंड कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर माना नहीं जाएगा। आप ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं दे सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब चेक काट रहे हो तो आपके बैंक में उतना अमाउंट है कि नहीं है। तो इस तरह का कुछ भी माना नहीं जाएगा, ये पहले ही लिखा गया है एक्ट में। दोस्तों सेक्शन 148 141 141 ये बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। इफ अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस इज अ कंपनी, every person who is at the time of the offense was committed and the company shall be liable for the offense। अब जो भी लोग, अगर कोई मान लीजिए कि सेक्शन 141 ये कहता है कि किसी कंपनी के द्वारा ऑफेंस हुआ है, कोई कंपनी ने चेक काटा है, तो कंपनी ने अगर चेक काटा है तो वो सभी पर्सन जो उस समय उस ऑफेंस के लिए कमिटेड थे, जिन्होंने कमिट किया था, वो सब लोग साथ ही कंपनी ज्वाइंटली इसमें जो है इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो जो कंपनी का ओनर होगा, जिसने चेक को जो है साइन किया होगा, वो सारे लोग लायबल हैं। कंपनी के साथ साथ कंपनी में काम करने वाले वो सारे लोग पे लाइबिलिटी बनती है, जो लोगों ने उस चेक को काटा, जिसने कमिट किया उस पैसे के लिए। दोस्तों सेक्शन 142 के बारे में अगर हम बात करें तो ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करता है, और इसका जो ए पार्ट है वो कहता है फाइलिंग ऑफ केस। फाइलिंग ऑफ केस में कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ओनली इफ इट इज इन राइटिंग। अब आप ऐसे ही जाके कोर्ट के सामने कह देंगे कि साहब हमारा तो जो है ये चेक मिला था और ये चेक जो है डिसऑनर हो गया, और हम जो है केस करना चाहते हैं और इनको सजा दीजिए, ये जो है ड्रॉयर हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपका जो केस है वो राइटिंग में होना चाहिए, इन रिटन होना चाहिए। ये पहली चीज है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के लिए। दूसरी बात है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट इज 1 मंथ। तो जब भी आपका चेक डिसऑनर हो गया और आपका कॉज बन गया, आपने जो 15 दिन का टाइम दिया उनको पेमेंट करने के लिए, वो नहीं किया उन्होंने, तो उस दिन के बाद से 1 महीने के अंदर आपको केस फाइल होना चाहिए। 1 महीने से ऊपर अगर हो जाएगा तो आपका केस जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन 138। अब देखिए, कोई भी कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से नीचे हो या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उससे नीचे का कोर्ट सेक्शन 138 को नहीं ट्राई कर सकता है, नहीं ट्रायल चल सकता है वहां पे। तो 138 का केस हमेशा जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही चलाया जा सकता है। दूसरी बात आती है जुरिस्डिक्शन की। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जो पेई है, उसका जो बैंक है, उसकी बैंक जहां पे स्थित है, जिस प्लेस पे स्थित है, वहीं का कोर्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है उस केस को सुनने के लिए, उसी के पास जुरिस्डिक्शन है। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 विच डील्स विद द डिसऑनर ऑफ चेक शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है, तो इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर द कलेक्शन थ्रू एनी अमाउंट द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पेई आर होल्डर इन ड्यू कोर्स, और वहीं पर अगर प्रेजेंट है तो उसको जो है लोकल जुरिस्डिक्शन में उस न्यायालय के अंदर जो है उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। दोस्तों लीगल नोटिस कैसे बनती है, क्या लीगल नोटिस का फॉर्मेट होना चाहिए, और लीगल नोटिस एक एडवोकेट किस तरह से किसी ड्रॉयर को भेजेगा अपने क्लाइंट के रिक्वेस्ट पर। क्लाइंट जाता है और कहता है मैं पेई हूँ और मेरा चेक डिसऑनर हो गया है, जो चेक मुझे इस पर्टिकुलर ड्रॉयर ने दिया था, और मैं एक केस फाइल करना चाहता हूँ, एक केस सूट करना चाहता हूँ। तो केस सूट होने से पूर्व क्या क्या प्रावधान है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि एक लीगल नोटिस पहले ड्रॉयर को भेजा जाए। तो वो लीगल नोटिस का फॉर्मेट के लिए हम लोग आपके स्क्रीन पर चलते हैं और मैं स्क्रीन के थ्रू आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। आइए देखते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक लीगल नोटिस खुली हुई है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लीगल नोटिस है वो किसी अधिवक्ता के द्वारा भेजा जाएगा।
तो जब भी आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, तो आप चेक डिसऑनर होने के केस में सबसे पहला काम ये करिए कि आप कोर्ट जाइए और वहाँ पर किसी अधिवक्ता से भेंट करिए, या आपका कोई अपना अधिवक्ता हो तो उससे बात करिए। उस अधिवक्ता को अपनी सारी बातें बताइए कि कितने का चेक था, कैसे चेक की क्या लायबिलिटी थी, ऋण लिया था, उधार दिया था, जो भी उसकी प्रोसीजर्स है वो अपने अधिवक्ता को आप बताइए। अधिवक्ता अपने लेटर हेड पर एक लीगल नोटिस तैयार करेगा। तो लेटर हेड होना चाहिए अधिवक्ता का, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना एक लेटर हेड है वो आपको शो कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर आलोक कुमार सिंह ऊपर लिखा हुआ है, एडवोकेट नीचे देख रहे हैं आप, एक सिंबल लगा हुआ है। उसके बगल में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है अधिवक्ता का, उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि मतलब उसका चैम्बर कहाँ पे है। तो चैम्बर अगर कचहरी के अंदर है, मतलब कोर्ट में के अंदर परिसर के अंदर है, तो वो भी एड्रेस हो सकता है, या अगर अधिवक्ता का अपना पर्सनल चैम्बर है तो उस चैम्बर का भी वो दे सकता है। तो ये जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से एक लीगल नोटिस भेजी जाएगी। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि जो लीगल नोटिस भेजी जाएगी वो किसी अधिवक्ता के जो है लेटर हेड पर ही भेजी जाएगी। दूसरी चीज, ठीक नीचे आप देखोगे तो आपको वहां पे डेट मेंशन्ड है, तो आप डेट मेंशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस डेट को नोटिस भेज रहे हो। उसके बाद टू लिखा हुआ है, वहां पर आप उस ड्रायर का एड्रेस लिखिए जिसको भेजना है। ठीक है, तो ये भी चीजें इस फॉर्मेट के अंदर होंगी। खैर, लिफाफे के बाहर भी आपको एड्रेस लिखना है, फॉर्म लिखना है, लेकिन अंदर भी आप टू लिखिए। और उसके बाद महोदय, ठीक है। पहला पॉइंट यहां देखिए, मेरे मुवक्किल श्री, जो भी मुवक्किल है, मुवक्किल का मतलब है वो कोई भी क्लाइंट जो आपके पास आया है, जो जिसका चेक अनादरण हो गया है, चेक डिसऑनर हो गया है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास का स्थान बताएंगे कि कहाँ पे वो निवास करता था, उसका जो भी मकान नंबर है, के निर्देश के तहत और उनकी ओर से इसके द्वारा आपको निम्नलिखित कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। तो आप मतलब एक अधिवक्ता क्या करेगा कि बताएगा कि मैं अपने मुवक्किल की तरफ से, मुवक्किल का नाम ये है, पता ये है, पुत्र ये है, इनकी तरफ से आपको एक कानूनी नोटिस भेज रहा हूं, एक लीगल नोटिस भेज रहा हूं जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो निम्नलिखित मतलब नीचे क्या क्या पॉइंट हैं वो दिए होंगे। आइए पहले पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है यह कि आप प्राप्तकर्ता, मतलब जिसको लेटर मिल रहा है, प्राप्तकर्ता का नाम यहां पे लिख सकते हैं जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। मेरे मुवक्किल, मुवक्किल का नाम लिख सकते हैं, जो क्लाइंट जो कि पेई है, जिसका चेक अनादरण हो गया है, जिसका चेक डिसऑनर हो गया है, के मित्र हैं, मतलब दोनों में कोई ना कोई तो संबंध रहा होगा, तो जो भी संबंध है वो भी स्पेसिफिक करेंगे पहले पॉइंट में कि मित्र हैं और दोनों को एक दूसरे से संपर्क है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे को जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, यह कि नोटिस के प्राप्तकर्ता, ठीक, उसका नाम फिर से लिख दीजिए, ने दिनांक इतने को मेरे मुवक्किल से, फिर से आप नाम लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अगर आपने ऊपर स्पेसिफिक कर दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपने व्यक्तिगत जरूरत के लिए ऋण हेतु संपर्क किया था। अब वो किसी भी चीज के लिए संपर्क कर सकते हैं, दोनों के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसके तहत एक चेक दिया गया था। तो अभी उसके बारे में हम लोग स्पेसिफिक करेंगे कि क्या लायबिलिटी थी जिसके कारण ये चेक दिया गया था। तो सबसे पहले कि आप एक दूसरे को जानते हो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने इस चीज के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऋण के लिए संपर्क किया था, अपने व्यक्तिगत जरूरत के लिए संपर्क किया था, और रुपए 1,20,000, तो जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आप भर लीजिए। मैंने एक उदाहरण के रूप में 1,20,000 रुपया रखा है, मांग किया था, जिस पर मेरे मुवक्किल ने एक हफ्ते बाद दिनांक, जिस दिनांक को आपने वो पैसा दिया वो दिनांक लिखना है, दिनांक को रुपए 1,20,000 कैश 6 महीने की अवधि के लिए दिया था। तो जिस भी अवधि के लिए आप दे रहे हैं वो अवधि होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने चूंकि उधार दिया था जिसके एवज में उन्होंने बाद में आपको चेक दिया। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया कि आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, आप जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि किस दिन आप आए मेरे पास, आपने ऋण की मांग की, मैंने ऋण के लिए आपको ठीक है बोल दिया, एक डेट दे दिया, और उस डेट पे मैंने आपको इतना पैसा दे दिया। तीसरा पॉइंट ये कहता है यह कि 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, मतलब जो अवधि है वो समाप्त हो गई,
उपरांत मेरे मुवक्किल ने नोटिस के प्राप्तकर्ता को से ऋण की मुद्रा के लिए संपर्क किया कि मेरी मुद्रा आप लौटाइए, 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है, जो मुद्रा आपने ली थी वो आप मुझे वापस कीजिए। तो नोटिस के प्राप्तकर्ता ने मेरे मुवक्किल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो जिस भी बैंक का चेक आपको मिला उसका विवरण आपको देना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी या जो भी है उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए, कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये पूरी डिटेल उसकी होनी चाहिए। का एक अकाउंट पेज चेक जिसका नंबर, अब चेक का नंबर यहाँ पे डालना है, दिनांकित लिखना है, और जिस पर रुपया 1,20,000 रुपया लिखा था और उस पर आपके हस्ताक्षर करके आपने जो है मुझे दिया था। तो तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। आइए चौथे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट ये कह रहा है यह कि मेरे मुवक्किल ने जब यह उपरोक्त चेक दिनांक इतने को अपने पंजाब नेशनल बैंक में, मतलब आपको अपना बैंक लिखना है, जो पेई का बैंक है जिसमें उसने चेक को भुनाने के लिए डाल दिया, या कि मेरा चेक मुझे जो अमाउंट है वो मिल जाए। तो यह कि मेरे मुवक्किल ने जब उपरोक्त चेक को दिनांक इतने को पंजाब नेशनल बैंक के व्यक्तिगत अकाउंट जिसका नंबर, तो उस व्यक्तिगत अकाउंट का नंबर दे दें, में भुगतान हेतु लगाया, तब बैंक ने रिटर्निंग मेमो के साथ दिनांक इतने को, जो भी दिनांक हो, उपरोक्त चेक का अनादरण कर दिया। तो जो डिसऑनर का डेट है वो डिसऑनर की डेट मेंशन होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। नोटिस के प्राप्तकर्ता ने अकाउंट में अपर्याप्त राशि होने का कारण दे दिया। तो मतलब बैंक ने डिसऑनर क्यों कर दिया? क्योंकि जहां से पैसे कटने थे, मतलब जो होल्डर था, जो आपका ड्रॉयर था, उसके अकाउंट में पैसे पर्याप्त नहीं थे। अपर्याप्त होने के कारण ये चेक डिसऑनर कर दिया, ऐसा बैंक ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया। अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, साइन मैच नहीं कर रहा है, अकाउंट क्लोज हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे कारण लिखना है। तो मैंने एक कारण बताया कि भाई अपर्याप्त राशि होने के कारण ये चेक डिसऑनर कर दिया गया, तो ये भी चौथा पॉइंट में आपको लिखना होगा। दोस्तों पांचवा पॉइंट, यह कि नोटिस के प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया चेक जिसके लिए नोटिस के प्राप्तकर्ता उत्तरदायी हैं का अनादरण आपके खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण कर दिया गया है, जो विधि के पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के सेक्शन 138 के तहत अपराध है, जिसमें 2 वर्ष की सजा और दोगुने भुगतान की जुर्माना की राशि दिए जाने का प्रावधान है। दूसरी बात यह भी लिखा गया है, आपको धोखाधड़ी और आपराधिक ट्रस्ट शाखा के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो आप इंफॉर्मेशन ये भी बता रहे हैं कि देखिए आपका जो चेक डिसऑनर हो गया है उसके लिए विधि में क्या सॉल्यूशन है। विधि में सॉल्यूशन ये है कि आपको दुगनी राशि देनी पड़ सकती है, 2 वर्ष की सजा काटनी पड़ सकती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, और आईपीसी के तहत आपको 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। ये भी बात आप लिख के बताएंगे उसको। नीचे पांचवा पॉइंट खत्म हुआ और इसके बाद अब बातें कही गई। मैं इस कानूनी नोटिस के माध्यम से आपसे उपरोक्त रुपए 1,20,000 के चेक का भुगतान करने के लिए कहता हूं। इस कानूनी नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ऐसा न करने पर मेरा मुवक्किल आपके जोखिम पर, आपके लागत पर और आपकी जिम्मेदारी पर आपराधिक शिकायत और वसूली का मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो आपको बताना है कि एक 15 दिन का डेट देना है, मतलब जैसे ही आपको ये प्राप्त हो जाएगा, तो चूंकि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो, तो जिस दिन उसको प्राप्त हो जाएगा उसकी जो है सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी, और उस दिन उसको प्राप्त हो गया, उस दिन से 15 दिन लिया जाएगा। उस दिन जिस दिन आपको ये प्राप्त हो रहा है उसके बाद मैं 15 दिन का समय और दे रहा हूं, आप मुझे वो धनराशि वापस कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर मुकदमा दायर किया जाएगा, वो आपके रिस्क पर है, जो मुकदमे का खर्च है वो भी आपको देना पड़ेगा। और नीचे एक पॉइंट और लिख दीजिए, मतलब वो अधिवक्ता ये भी लिखेंगे, मैंने इस कानूनी नोटिस को जारी करने के लिए, इस लीगल नोटिस को जारी करने के लिए अपने मुवक्किल से 5100 रुपए का शुल्क लिया है, जिसका भुगतान आप मेरे मुवक्किल को करने के लिए उत्तरदायी हैं। ग्राहक हो गया है, मुवक्किल होगा, मुवक्किल को करने के लिए उत्तरदायी हैं। और नीचे लिख दीजिए प्रतिलिपि रखी गई, एडवोकेट का नाम और उसका सिग्नेचर करके
आप लिफाफे में बंद करके उनका एड्रेस लिख के उनको भेज दीजिए। जो आपको स्लिप इंडियन पोस्ट की मिलेगी उससे आप ट्रैक कर लीजिए कि कब वो पहुंच रहा है, कब उनको प्राप्त हो रहा है। तो जैसे ही उनको प्राप्त हो जाए, उस दिन से 15 दिन का समय है उनके पास। अगर 15 दिन तक जो है आपको धनराशि वापस नहीं करते हैं, तब आप केस सूट कर सकते हो। तो केस सूट करने के लिए लीगल नोटिस का जाना, उसका रिसीव होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो बताया कि लीगल नोटिस आप कैसे लिखें कि आपके केस में मजबूती रहे। दोस्तों, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली, सेक्शन 143 समरी ट्रायल के बारे में बात करता है कि कहां पर एनआई एक्ट में समरी ट्रायल चलाए जा सकते हैं। तो अगर न्यायालय को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में, किसी भी पर्टिकुलर केस में जहां इम्प्रिजनमेंट 1 साल से कम होगी या जो जुर्माना है वो जुर्माना भी 5,000 से कम होगा, तो ऐसे केसेस में कोर्ट समरी ट्रायल एनआई एक्ट के अंतर्गत चला सकती है। हाँ, ट्रायल के अंतर्गत अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, ये केस जो है 5,000 से ऊपर जुर्माना का है और इसमें सजा भी 1 साल से ज़्यादा हो सकती है, तो वो उसको फिर से ट्रांसफ़र कर सकती है रेगुलर ट्रायल में। अदरवाइज इसमें समरी ट्रायल चलाए जा सकते हैं। और समरी ट्रायल जिस भी केस में चलेगा, वहाँ पर जो जुर्माना होगा वो 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा और जो सज़ा होगी वो 1 साल से ऊपर नहीं होगी। तो ये सेक्शन 143 इसके बारे में बात करता है। दोस्तों, सेक्शन 143 का सबसेक्शन ए ये कहता है पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। मतलब एनआई एक्ट के अंतर्गत कोर्ट के पास क्या यह पावर है कि वो इंटरिम कंपनसेशन जो है किसी भी पेई को दिला सकता है ड्रायर के द्वारा, क्योंकि ड्रायर ने जो है चेक में गड़बड़ी की है। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसी के बारे में सेक्शन 143 बात करता है। तो नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, the court trying an offense under section 138 may order the drawer to the check to pay interim compensation to the complainant। तो अगर कोई कंप्लेनेंट है तो उसको सीआरपीसी की 1973 के अंतर्गत कोर्ट को ये लगता है तो कोर्ट इस तरह का भी ऑर्डर पास कर सकती है कि जो ड्रायर है वो कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन प्रोवाइड करे। जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो इंटरिम कंपनसेशन प्रोवाइड करे। तो ये समरी ट्रायल में भी हो सकता है, समन केस में भी हो सकता है, या कोई दूसरे केसेस भी हैं जिसमें 138 का केस बन रहा है, उसमें जो है ऐसा करना होगा। दोस्तों, सेक्शन 143 ए का एक ये भी रूलिंग है कि जो आपका कंपनसेशन यहाँ पे इंटरिम कंपनसेशन दिलाया जाएगा, वो इंटरिम कंपनसेशन टोटल अमाउंट के 20% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर किसी का 1,00,000 रुपए का चेक डिसऑनर हुआ है तो कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन के रूप में उसको 20,000 रुपए तक ऑर्डर कर सकती है कि ड्रायर उसको 20,000 रुपए इंटरिम कंपनसेशन के रूप में दे दे। और ये इंटरिम कंपनसेशन देने का जो ड्यूरेशन फिक्स होता है वो ऑर्डर के 60 दिनों के अंदर होता है। 60 डेज का टाइम दिया जाता है ड्रायर को कि आप 60 दिनों के अंदर कंप्लेनेंट को इंटरिम मेंटेनेंस जितना डिसाइड किया गया है उसको आप पे कर दें। और ये जो 60 दिनों का जो ड्यूरेशन है उसमें मैक्सिमम 30 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये सेक्शन 143 ए का मतलब एनआई एक्ट का सेक्शन 143 ए इंटरिम कंपनसेशन के बारे में ये रूलिंग्स रखती हैं। दोस्तों, सेक्शन 143 का ए ये भी कहता है कि इफ द ड्रायर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, अगर वो जो चेक का ड्रायर है वो बरी हो जाता है तो जो कंप्लेनेंट है वो उस पूरे अमाउंट को बैंक इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करेगा। ठीक है। द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रीपे द ड्रायर द अमाउंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन विथ इंटरेस्ट ऑफ द बैंक रेट एज पब्लिश्ड इन द आरबीआई by the RBI prevalent at the beginning of the relevant financial year within 60 days from the date of the order or within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court or sufficient cause being shown by the complainant। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया कि अगर जो है वो बरी हो जाता है, जो ड्रायर है वो चेक जिसने दिया है और वो अगर उस केस से बरी हो जाता है
तो कंप्लेनेंट को वो 20% जो कोर्ट ने ऑर्डर करके उसको इंटरिम कंपनसेशन दिलवाया था, उस इंटरिम कंपनसेशन को विथ बैंक इंटरेस्ट उस पर्सन को, ड्रॉयर को वापस करना होगा, और उसके लिए भी कोर्ट 60 दिनों का समय देती है और 30 दिन एक्सटेंड और कर सकती है। दोस्तों, सेक्शन 144 बात करता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट समन को इशू करेगा, और मजिस्ट्रेट जब समन को इशू करते हैं तो वो समन उस विटनेस को या उस एक्यूज्ड को उसके घर के पते पर भेजा जाता है। घर के पते पर वो स्पीड पोस्ट से या इंडियन पोस्ट के किसी भी माध्यम से या कुरियर सर्विसेज से, जैसा भी कोर्ट उचित समझे, उसको जो है समन भेज सकती है, ताकि उसको उस बात की जानकारी हो जाए और वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाए। तो इसलिए समन भेजा जाता है किसी भी एक्यूज्ड को या किसी भी गवाह को वहां पर, या इसको पर्सनली भी भेजा जा सकता है। कोर्ट अगर किसी पर्सन को नियुक्त करती है तो वो पर्सन उसके घर पर ले जाकर उस समन को जो है दे सकता है, और उससे उसके बदले में एक्नॉलेजमेंट ले सकता है कि नहीं, उसको जानकारी दे दी गई है। बात हम लोग कर रहे थे एक्नॉलेजमेंट की। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि जैसे एक कॉपी उसको दी गई तो दूसरी कॉपी पे उससे साइन करा ली जाती है कि आपको पूरी तरह से इस बात की जानकारी हो गई, सम्मन के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई है, एक्नॉलेज आपने किया कि आपको सम्मन सर्व हो चुका है। तो जब सम्मन सर्व हो जाता है तो उसको जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी तरह से जो है सम्मन का तामीला हो चुका है, और एक्यूज्ड या विटनेस को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि किस दिन आपको आना है, कैसे आना है, और आप किस केस में जो है एक्यूज्ड हैं या विटनेस हैं, और आपको न्यायालय ने उपस्थित होने के लिए बुलाया है। तो जब पूरी तरह से तामीला हो जाता है तो कोर्ट उसके आगे फर्दर कार्रवाई करती है। दोस्तों, सेक्शन 145 एनआई एक्ट का एविडेंस इन एफिडेविट के बारे में बात करती है। एविडेंस ऑन एफिडेविट मतलब कोई भी एक्यूज्ड या कोई गवाह जब एनआई एक्ट में लाया जाता है तो उसका जो उसकी गवाही ली जाती है, जो उसकी बातें उसकी जो है वो बातें करता है कोर्ट के अंतर्गत, वो एक एफिडेविट पे ली जाती है। वो एक एफिडेविट देता है और उस एफिडेविट की बातों को सच माना जाता है, और जो बातें वो कहता है उसी के बारे में क्रॉस जो है अपोजिट वकील या प्रोसिक्यूशन उससे करता है, उस गवाह से। तो एफिडेविट पे ही गवाही होगी। एफिडेविट आपको देना है, हलफनामा आपको देना है, और हलफनामा आपके ऊपर ही क्रॉस जो है अपोजिट वकील के द्वारा, विरोधी के द्वारा, विरोधी प्रोसिक्यूशन हो सकता है या विरोधी वकील हो सकता है, वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चन करेगा। दोस्तों, अगर हम लोग सेक्शन 146 के बारे में बात करें तो सेक्शन 146 बात करता है बैंक स्लिप प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ द फैक्ट। जो बैंक की स्लिप होती है उसको जो है प्राइमा फेसिया जो है कोर्ट एक एविडेंस की तरह मानती है। द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर ऑन प्रोडक्शन ऑफ द बैंक स्लिप्स आर मेमो, जो रिटर्निंग मेमो होता है, मेमो हैविंग देयर ऑन द ऑफिशियल मार्क डिनोटिंग दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, जो डिनोट करता है कि चेक डिसऑनर हुआ है। प्रिज्यूम द फैक्ट डिसऑनर ऑफ सच चेक अनलेस द अंटिल सच फैक्ट इज डिस्प्रूव्ड। वो तब तक उसको सच मानती है कोर्ट जब तक कि वो जो है डिस्प्रूव ना हो जाए। तो बैंक के द्वारा कोई भी रिटर्निंग मेमो इस तरह का दिया जाए कि ये चेक जो है जमा हुआ था और ये डिसऑनर हो गया है ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड या इनसफिशियंसी ऑफ मनी, या जो है रॉन्ग सिग्नेचर, या कोई भी अदर कारण से, जिसकी भी कारण, जो भी कारण एनआई एक्ट में लिखे गए हैं, वो किन्हीं कारणों से अगर वो चेक डिसऑनर हुआ है और उसका रिटर्निंग मेमो जो है बैंक ने जारी किया है, तो बैंक का रिटर्निंग मेमो भी एक एविडेंस की तरह माना जाता है। दोस्तों, सबसे लास्ट में देखिए ये बातें कही जा रही हैं, सेक्शन 147 ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल। एनआई एक्ट का कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल है, समझौते के योग्य है। मतलब इसमें कभी भी किसी भी स्तर पे अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे से समझौता कर लें तो इस मुकदमे को खत्म किया जा सकता है। यही बात जो है सेक्शन 147 में लिखी गई है। दोस्तों, सेक्शन 148 बात कर रहा है पावर ऑफ एपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन। अब यहां पे देखिए, नाउ विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन एन अपील by the drawer against the conviction under section 138, the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court. अगर ट्रायल कोर्ट ने जो है पूरी प्रक्रिया एनआई एक्ट की पूरी कर ली और उसने मान लीजिए कि
जो ड्रॉयर था उसको मान लिया कि उसने जुर्म किया है और उस पर एक फाइन लगा दिया, उसको एक सजा दे दी। तो अब इसमें क्या करेगा ड्रॉयर? अपील में जाएगा अपीलेंट कोर्ट के पास। अपीलेंट कोर्ट क्या करेगी? ड्रॉयर को ये कहेगी कि जितना जुर्माना ट्रायल कोर्ट ने लगाया है, आपको अपील से पहले या अपील के दौरान वो 20% मनी उसका, अगर मान लीजिए कि लोअर कोर्ट कहती है कि नहीं आप पे 1 लाख रुपए का जुर्माना बनता है, तो आप उस 1 लाख रुपए का 20% पहले जमा करिए। तो 20% यानी कि 20,000 रुपए अपील कोर्ट, जो अपीलेंट कोर्ट होगी, वो जो है उससे जमा करा सकती है उस अपीलेंट से। तो ये भी एक प्रावधान है सेक्शन 148 के दौरान। दोस्तों ये जो सेक्शन 148 है, इसका जो ड्यूरेशन है, कोर्ट आपको 20% जमा करने के लिए कह सकती है और कह सकती है कि आपको 60 दिनों का मौका दिया जा रहा है। तो मैक्सिमम 60 डेज का उसको जो है टाइम दिया जाता है कि वो उस 60 दिनों में वो पैसे को पहले जमा कर दे और उसके बाद उसको 30 दिन का फर्दर जो है ऑर्डर किया जा सकता है। मैक्सिमम 30 दिन और ऑर्डर किया जा सकता है कि 30 दिन का समय अगर वो जेन्युइन एक रिक्वेस्ट लेके आता है कि सर मुझे पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एक जेन्युइन रिक्वेस्ट लेके आता है, तो 30 दिन कोर्ट उसको और बढ़ा सकती है। तो यानी टोटल 90 दिन आपको समय दिया जा सकता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 143 टू सेक्शन 148 ऑफ द एनआई एक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद।